हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन कर रहे थे एनसीईआरटी रीडिंग और चैप्टर का नाम है रासायनिक एकीकरण, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। ठीक है, हाँ, चैप्टर का नाम पता लग गया। एक इसका पार्ट अपन कर चुके हैं और ये है अपना इसका दूसरा पार्ट, और ये इस पार्ट में खत्म भी हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक, एनसीईआरटी रीडिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उसको अपन समझ भी रहे हैं, बढ़िया से डिटेल में कर रहे हैं। एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा बातें वो भी अपन कर रहे हैं ना, तो जगह ऐसे नहीं कि भाई ऊपर ऊपर से डिटेल में भी चल रहे हैं। चलो ठीक है, करें शुरुआत आज के लेक्चर की। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्टें कर लेता हूं आपसे। रिक्वेस्ट यही है कि भाई लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, केमिस्ट्री बायो दोनों की मिल जाएंगी और प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, तो डाउनलोड करके देख लेना, सब कुछ फ्री है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहां पर आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से क्या होगा, टेलीग्राम पर आपको पता रहेगा कब क्लास होनी है, कितनी बजे होनी है, ये सारी बातें, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, ये सारी बातें आपको पता रहती हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के बारे में, अपन ने पढ़ चुके हैं अपन, है ना। अब पढ़ेंगे अपन पीयूष ग्रंथि से, अपन स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर फिर समाप्त करेंगे। चलो जी, पीयूष ग्रंथि की बात कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। ठीक, इसकी उत्पत्ति कैसी है? एक्टोडर्मल उत्पत्ति है इसकी, है ना। उत्पत्ति कैसी है इसकी? एक्टोडर्मल उत्पत्ति है। ये कहां होती है आपकी जो पीयूष ग्रंथि है? इसकी लोकेशन दे रखी है कि सीला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा, ठीक है, एक बोन की एक कैविटी है, एक गुहा है, जिसको नाम क्या दिया गया है? सीला टर्सिका। क्या है? सेला टर्सिका, सीला टर्सिका। ठीक है, तो सेला टर्सिका नामक एक अस्थिल गुहा है, एक हड्डियों से बनी हुई एक कैविटी है, उसके अंदर ये स्थित होती है पीयूष ग्रंथि, उसके अंदर स्थित होती है। वापस बोल रहा हूं, इसकी उत्पत्ति आपको पता होनी चाहिए, कैसी है भैया? एक्टोडर्मल। उसके अलावा कहां स्थित होती है? ये सेला टर्सिका नामक एक अस्थिल गुहा है, उसके अंदर ये स्थित होती है। ठीक बात है, ठीक है। एक व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है, एक फिलामेंट, एक स्टोक द्वारा ये किससे जुड़ी हुई होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। इसका डायग्राम मैंने आपको दिखाया भी था पिछले लेक्चर के अंदर। आ जाओ, ये रहा, देखो। ठीक है, ये यहां हाइपोथैलेमस है और यहां ये आपकी पीयूष ग्रंथि है। दोनों के बीच में क्या है? कनेक्शन है, किसके द्वारा? एक तंतु, एक स्टोक द्वारा, क्या है? एक व्रंत द्वारा, क्या है? यहां पर इनके बीच में कनेक्शन है, दोनों के बीच में। किसके बीच में? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, एक व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब अपन इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, दो भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। एडेनो हाइपोफाइसिस के अंदर दो भाग आते हैं इसके, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस के अंदर आएगा अग्र भाग पीयूष ग्रंथि का, और पार्स इंटरमीडिया के अंदर आएगा मध्यवर्ती भाग। ठीक है, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। देखो वापस मैं आपको एक बार डायग्राम में लेके चलता हूं। ये नीचे पीयूष ग्रंथि है, मान लो ये क्या है? नीचे पीयूष ग्रंथि है। इसका ये वाला भाग क्या है? ये अग्र भाग है पीयूष ग्रंथि का। ये बीच वाला क्या है? ये मध्यावर्ती भाग है। और ये वाला कौन सा? पश्च भाग है। तो पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, और उन्हीं भागों की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं इसके 2 भाग हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस के अंदर 2 भाग आते हैं, जिसको पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया कहेंगे। पार्स डिस्टलिस अग्र भाग को कहेंगे, पार्स इंटरमीडिया मध्यावर्ती भाग को कहेंगे। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस किसको कहेंगे? पार्स नर्वोसा को कहेंगे, जो पश्च भाग है। ठीक है, आ जाओ। अब एक होते हैं ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ट्रोपिक हार्मोन कौन से होते हैं? पिछला लेक्चर जिसने देखा है तो मैंने आपको हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बारे में थोड़ा आइडिया दे दिया था। क्या दिया था? कि भैया हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेगा और वो हार्मोन निकलकर पीयूष ग्रंथि से काम करवाएगा। ऐसा बताया था या नहीं बताया था? कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेगा और वो निकलकर पीयूष ग्रंथि से कार्य करवाता है। ठीक है, चलो, तो एक होता है ट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक हार्मोन कौन से होते हैं? ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं ट्रोपिक हार्मोन, जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से को प्रेरित करेंगे। पीयूष ग्रंथि से कोई हार्मोन निकला और पीयूष ग्रंथि से निकलकर कोई दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। ऐसे हार्मोन क्या कहेंगे अपन? ट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। एक बार वापस समझो। पीयूष ग्रंथि से बहुत निकलने वाले हार्मोन बहुत सारे ऐसे हैं जो पीयूष ग्रंथि से निकलेंगे और उसके बाद में जो दूसरी अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको प्रेरित करते हैं। ऐसे अपन हार्मोन को क्या कहेंगे? ट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। एक बार रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं
जो पीयूष ग्रंथि से निकलकर अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर को प्रेरित करते हैं, ऐसे हार्मोन्स को कहते हैं ट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। अब ट्रोपिक हार्मोन की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फुल फॉर्म होती है इसकी। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग नाम से पता लग रहा है किसको प्रेरित करेगा? थायराइड ग्लैंड को प्रेरित करेगा। अरे ठीक बात है, क्या थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा? टीएसएच जो वो निकल कहां से रहा है? पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। टीएसएच जो है वो निकल कहां से रहा है? पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। और किसको प्रेरित कर रहा है? थायराइड ग्रंथि को प्रेरित कर रहा है। मतलब पीयूष ग्रंथि से निकलकर और दूसरी एक अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। ऐसे हार्मोन क्या किसमें आते हैं? ट्रोपिक हार्मोन के अंदर। पहला हो गया आपका टीएसएच, दूसरा एफएसएच। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको अपन मानव जनन के अंदर बढ़िया से पढ़ के आए हैं, ठीक है। एफएसएच किसको करेगा? गोनेड्स को करेगा। किसको करेगा? गोनेड्स, आपके जो टेस्टिस और ओवरी जो है इनको क्या करता है? प्रेरित करता है। एलएच की बात करें, एलएच का दूसरा नाम क्या है? एलएच की फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और इसका आईसीएसएच भी इसको कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। दोनों ही किसको करते हैं? ये गोनेड्स को करते हैं ना, एलएच और एफएसएच, ठीक है। फिर जो है एसीटीएच, ठीक है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक आपका हार्मोन है, ये एड्रीनल ग्लैंड को करेगा, ठीक है। ये किसको करेगा? एड्रीनल ग्लैंड को प्रेरित करेगा। तो ये सारे हार्मोन कहां से निकलने वाले हैं? ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं और किसी अन्य ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, किसी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले कुछ हार्मोन ऐसे भी है जो नॉन ट्रोपिक हार्मोन है। अरे बहुत सारे हार्मोन तो कैसे हैं? ट्रोपिक हार्मोन है। ट्रोपिक हार्मोन का मतलब आपको पता ही है कि पीयूष ग्रंथि से निकलेंगे और दूसरे हार्मोन दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रेरित करेंगे, वो ट्रोपिक हार्मोन है। अब बात करेंगे नॉन ट्रोपिक हार्मोन। नॉन ट्रोपिक हार्मोन कौन से हो गए? जो पीयूष ग्रंथि से निकलेंगे और किसी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रेरित नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रोपिक और नॉन ट्रोपिक हार्मोन कौन से? आपके जीएच हो गया, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन है, ये प्रोटीन का उपचय कराता है। क्या कराता है? डायरेक्ट कार्य करेगा, ये खुद ही काम करता है। मान लो ये पीयूष ग्रंथि से निकला जीएच हार्मोन जो है, वो पीयूष ग्रंथि से निकलेगा और उसके बाद में किसी और से को ऑर्डर नहीं देगा, किसी और दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रेरित नहीं करेगा, खुद ही काम कर लेगा भाई अपना ना। तो ये प्रोटीन का उपचय करवाता है, मतलब प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। रक्त शर्करा में वृद्धि करवाता है, ठीक है। रक्त जो आपका रक्त है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है ना, रक्त शर्करा में वृद्धि करता है। डायबिटोजेनिक इफेक्ट है इसका ना। अब रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट कहा गया है इसको ना। चलो, अब अगर जीएच हार्मोन जो है आपका, इसका अगर अतिस्राव हो जाए या फिर अल्पस्राव हो जाए तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनके बारे में बातें अपन करने वाले हैं। एक बार वापस मैं आपको रिपीट कर देता हूं। जीएच हार्मोन जो कहां से निकलता है? पिट्यूटरी से निकलता है और ये नॉन ट्रोपिक हार्मोन है। नॉन ट्रोपिक हार्मोन का मतलब क्या है कि ये किसी और को प्रेरित नहीं करेगा, खुद ही कार्य करेगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये प्रोटीन का उपचय करवाता है, उसके अलावा ये रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है। शर्करा का मतलब ग्लूकोज की मात्रा को रक्त के अंदर बढ़ा देता है। डायबिटोजेनिक इफेक्ट हो गया ना इसका। अब मान लो दो कंडीशन आती हैं, या तो जीएच हार्मोन कम निकले तो दिक्कत आएगी। अरे सही लेवल में निकल रहा है ना जीएच हार्मोन, किसी इंसान के अंदर सही लेवल में निकल रहा है तो वो तो नॉर्मल घूमेगा ना, वो तो नॉर्मल इंसान है। बात कहां पर आती है? बात आती है कि अगर किसी के अंदर कम निकल रहा है जीएच हार्मोन या फिर किसी के अंदर बहुत अधिक निकल रहा है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर अतिस्राव हो रहा है किसी के अंदर, अगर अतिस्राव हो रहा है तो क्या दिक्कतें आएंगी? चलो पहले अल्पस्राव की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी के अंदर अल्पस्राव हो रहा है, किसका? जीएच हार्मोन बहुत कम निकल रहा है, तो उस इंसान के अंदर क्या दिक्कतें आएंगी? बोनापन की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी, वामनता आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उसका जो मेंटल डेवलपमेंट जो है आपका, जो दिमागी विकास है वो नहीं हो पाएगा, बोनापन रहेगा, उसके अंदर हाइट बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी अगर जीएच हार्मोन बहुत कम निकल रहा है, ठीक है, अल्पस्राव है। अब बात आती है कि भैया अल्पस्राव में तो मान लो बोनापन है, लेकिन हमें ये बताओ कि अतिस्राव हो तब क्या हो? तो मैंने कहा कि यहां पर दो कंडीशन बन सकती हैं अतिस्राव के अंदर। या तो अतिस्राव बचपन से अतिस्राव हो रहा है, कोई एक इंसान है भाई उसके अंदर अतिस्राव जो वो बचपन से ही हो रहा है, किसका? जीएच हार्मोन जो है बचपन से ही बहुत ज्यादा निकल रहा है। अब बचपन से अगर बहुत ज्यादा निकल रहा है तो शुरुआत से अगर बहुत ज्यादा निकल रहा है तो इस कंडीशन क्या कहेंगे? तो उसके अंदर अपन क्या देखने के लिए मिलेगी? जाइगेंटिज्म अपन को देखने के लिए मिलेगी। गिगेंटिज्म या फिर जाइगेंटिज्म जो बोलना चाहो वो अपन को देखने के लिए मिलेगी। अतिकायता, ऐसे इंसान बहुत लंबे लंबे होंगे, ठीक है, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, जो मतलब 6.5 फीट 7 फीट, ठीक है, ऐसी हाइट होगी, एकदम से बड़े बड़े होंगे ना, खली टाइप के, ठीक है। और एक होता है वयस्क होने के बाद में अगर जीएच हार्मोन, भाई बचपन से तो जीएच हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो 18-20 साल के हो गए उसके बाद में क्या उनके अंदर जीएच हार्मोन जो है उसका अतिस्राव होने लग गया, तो फिर क्या होगा? तब उनके अंदर एक्रोमेगेली की कंडीशन देखने को मिलेगी। एक्रोमेगेली की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये एक्रोमेगेली क्या होती है?
उन लोगों के अंदर हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हाइट जो है वो एक एज के बाद में नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि जो आपकी हड्डियां जो है ना, जो लॉन्ग बोन्स हैं, जो लंबी आपकी अस्थियां हैं, जो लंबी वाली अस्थियां हैं, वो क्या हो जाती हैं? लोक हो जाती हैं जी। ठीक है, वो क्या हो जाती हैं? लोक हो जाती हैं, उसके बाद में वो नहीं बढ़ती। ठीक है, अपन को उसमें नहीं जाना क्यों लोक होती। ठीक है, अपन को ये पता होना चाहिए कि वो लोक हो जाती है, लंबी वाली जो अस्थियां हैं वो लोक हो जाएंगी। लोक हो जाएंगी तो हाथ पैर, ठीक है, यहां से हाइट बढ़ेगी नहीं, तो उनकी हाइट तो वही रहेगी। लेकिन अब जीएच हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है, 18-20 साल होने के बाद भी ज्यादा निकलने लग गया, पहले तो नॉर्मल था। तो अगर ज्यादा निकल रहा है तो उनके अंदर दिक्कतें क्या आएंगी? कहीं किसी की हड्डी, यहां से किसी की हड्डी निकल गई, यहाँ हाथ से किसी की हड्डी थोड़ी सी उभरी हुई निकल गई, किसी के पीछे से यहाँ पर जो हड्डियां हैं जो है वो थोड़ी सी उभार दिखने लग गया। ठीक है, तो उनके अंदर जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ने लग जाता है। ठीक है, अगर किसी के अंदर अति से हो रहा है और बचपन से हो रहा है तो उसकी तो हाइट बढ़ जाएगी एकदम से, मतलब वो नॉर्मल मनुष्य जैसा नहीं दिखेगा, एकदम से बड़ा बड़ा दिखेगा, जो खल्ले टाइप का दिखेगा। ठीक है, खल्ले के सामने हम तो छोटे छोटे बच्चे लगते हैं ना, हाँ वैसे ही अगर बचपन से निकल रहा है तो ये वाली गिंगिटिज्म होगा। और अगर एक वयस्क अवस्था आने के बाद में अगर निकल रहा है, जीएच हार्मोन का अतिसार हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा? अपन को एक्रोमेगाली देखने मिलेगी, पूरा रूपरेखा बिगड़ जाएगी, कहीं भी हड्डियों की ग्रोथ होने लग जाएगी, क्योंकि लंबी वाली हड्डियां तो बढ़ नहीं रही, तो कहीं भी हड्डियों की ग्रोथ होने लग जाएगी, कुछ भी होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी होगी है ना। अल्पस्राव होगा तो क्या होगा? अतिस्राव होगा तो क्या होगा? ठीक है, चलो यहां पर जीएच हार्मोन अपना कंप्लीट हो जाएगा। नॉन ट्रोपिक हार्मोन के अंदर जीएच हार्मोन अपन ने कर लिया। अगला जो नॉन ट्रोपिक हार्मोन वो कौन सा? प्रोलैक्टिन। कौन सा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी ऐसा हार्मोन है जो किसी दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रेरित नहीं करता जी, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रेरित नहीं करता। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि को दूसरी को प्रेरित करता तब तो वो ट्रोपिक हार्मोन होता। नॉन ट्रोपिक के अंदर पड़ रहे हैं, मतलब वो किसी दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या नहीं कर रहा? प्रेरित नहीं कर रहा। तो प्रोलैक्टिन जो है वो रक्त स्तन ग्रंथि को प्रेरित करता है। अब आप कहोगे भैया अभी तो आपने कहा, अभी आप अपनी बातों से मुकर रहे हो, अभी तो आपने कहा कि ट्रोपिक हार्मोन होगा तो वो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रेरित करेगा, लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं अपन किसको? नॉन ट्रोपिक हार्मोन को पढ़ रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि जो प्रोलैक्टिन है वो स्तन ग्रंथि को प्रेरित करता है। मैंने कहा स्तन ग्रंथि को प्रेरित करता है, लेकिन स्तन ग्रंथि कब से अंतःस्रावी ग्रंथि होने लग गई? स्तन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। और मैंने क्या कहा? मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, एक बार पीछे वीडियो कर लेना चाहिए। मैंने कहा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि को दूसरी किसी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रेरित करेगा उसको अपन ट्रोपिक हार्मोन कहेंगे। स्तन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन केवल स्तनपान काल में ही निकलता है, ये बात अपन को पता ही है। प्रोलैक्टिन जब स्तनपान होता है, ठीक है, स्त्री द्वारा या मदर द्वारा जब भी स्तनपान करवाया जाता है बेबी को, तो उसी टाइम पर वो निकलता है प्रोलैक्टिन, उसके बाद नहीं निकलता। तो अपन स्तनपान मान लेते हैं, 6 महीने का मान लेते हैं। ठीक है, 6 महीने का मान लो, 6 महीने का ही निकलता है स्तनपान, तो 6 महीने होता है। ठीक है, उसके मान 1 साल मान लो ना, तो किसी के मान 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे मान लो, ठीक है, तो पूरी जिंदगी में 3 साल ही तो निकलेगा ये प्रोलैक्टिन, बाकी तो निकलने वाला नहीं है। ठीक है, मैं मान रहा हूं 2 बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं मान रहा, एक बार के लिए नहीं मान रहा। ऑन एन एवरेज अपन 3 बच्चों वाले लेते हैं। ठीक है भाई, किसी के 1 बच्चा, किसी के 2 बच्चे हैं, तो किसी के 5-6 बच्चे भी थे, है ना। तो अपन ऑन एन एवरेज अपने इंडिया के अंदर 3 बच्चों वाले लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि पूरी जो स्त्री है उसके पूरे जीवन के अंदर 3 साल ही तो क्या निकलेगा? आपका प्रोलैक्टिन निकलेगा। अरे बचपन से लेके उसकी मृत्यु तक 3 साल ही तो निकला उसके अंदर प्रोलैक्टिन, बस 3 साल ही निकला ना। हाँ, तो केवल जो स्तनपान काल में ही निकलता है, और ये क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन दुग्ध स्रवण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहां पर मैंने बात क्यों बताई कि 3 साल ही निकलता है? अब ये बात मैंने इसलिए बताई कि ये एकमात्र हार्मोन जो मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस के निरोधात्मक नियंत्रण के तहत उत्पन्न होता है। ठीक बात, ठीक है। तो ये वाली लाइन आ सकती है भाई, ठीक है। ये एकमात्र हार्मोन ऐसा है जो मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस के निरोधात्मक नियंत्रण के तहत उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो। स्तन ग्रंथि को प्रेरित करता है प्रोलैक्टिन, जो स्तन ग्रंथि को प्रेरित करता है, और स्तन ग्रंथि को प्रेरित करके क्या कराता है? दूध का स्रवण करवाता है, मतलब जो मिल्क है उसको मिल्क बनवाता है। ठीक है, चलो। अब बात करें मध्यावर्ती भाग, है ना। ये सारे जो हार्मोन थे वो किसके थे? टीएसएच पढ़ लिया अपने, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, जीएच और आपका प्रोलैक्टिन, ये किसके हार्मोन थे? ये आपके अग्र भाग के थे, है ना। पीयूष ग्रंथि के अंदर कितने भाग बताए मैंने आपको? अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, तो ये अग्र भाग के थे। ठीक है, अब बात करें पश्च, मतलब सॉरी मध्यावर्ती भाग की। ठीक है, तो मध्यावर्ती भाग के अंदर एक हार्मोन है एमएसएच, क्या नाम है? एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो एमएसएच जो है ना, ये किस काम आएगा? ये जो एमएसएच हार्मोन है ये पिगमेंटेशन के लिए काम आता है, वर्णक के लिए काम आता है ना। मेलेनिन जो पिगमेंट है ना वो बनाता है,
ये जो MSH है ये मिलेनिन पिगमेंट को बनवाता है। मिलेनिन पिगमेंट क्या है? मिलेनिन वर्णक है, ठीक है, पिगमेंट है, ठीक है, उसको बनवाता है। ये मिलेनिन क्या किस काम आएगा, ये वर्णक किस काम आएगा हमारे शरीर के अंदर? मैंने कहा कि ये कलर के लिए काम आता है। जिसके अंदर मिलेनिन पिगमेंट ज्यादा होगा वो थोड़ा सा डार्क होगा, उस इंसान का जो रंग है वो कैसा होगा? डार्क होगा। और मैं वही बात करूं जिसके अंदर मिलेनिन पिगमेंट की कमी होगी वो क्या होगा? फेयर होगा, ब्राइट होगा। तो मिलेनिन पिगमेंट जिसके अंदर ज्यादा होगा वो थोड़ा डार्क दिखेगा, उसका रंग थोड़ा सा सांवला होगा, ठीक है। और जिसके अंदर कम होगा मिलेनिन पिगमेंट वो गोरा दिखेगा, ठीक है। तो जो अपन जिनको अंग्रेज कहते हैं, विदेशी लोग जिनको अपन अंग्रेज कहते हैं, जो बिल्कुल सफेद होते हैं, उनके अंदर मिलेनिन कम है, अपने अंदर जरा ज्यादा है मिलेनिन, ठीक है। यहाँ पर गोरे तो खूब होते हैं लेकिन मतलब उनकी कंपेयर में अपन कम है, ठीक है। चलो जैसे अपना मेरे है ना, मेरे के अंदर मिलेनिन ज्यादा है तो वैसा रंग है मेरा। चलो आगे बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि एक शिलाट्रसिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है, ठीक है। बता दूंगा मैंने आपको, एक व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है, ये बात भी बता दी मैंने आपको। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। एडेनो हाइपोफाइसिस के अंदर दो भाग हैं, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर आपका पार्स नर्वोसा। एडेनो हाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया, बता दिया मैंने आपको। पार्स डिस्टलिस को साधारणतः अगर पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया कि पार्स डिस्टलिस को अगर पीयूष ग्रंथि कहते हैं। दिखा देता हूं अगर आपको शक है तो, देखो पार्स डिस्टलिस को अगर भाग कहते हैं, ठीक है। जिससे वृद्धि हार्मोन जीएच हार्मोन जो आपका निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, या फिर उसको सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है। जीएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन, पीआरएल, ये बता दिया मैंने आपको। मेमोट्रोपिन, इसको प्रोलैक्टिन को मेमोट्रोपिन भी कहा जाता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में टीएसएच कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में थायराइड प्रेरक हार्मोन, ठीक है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, जिसको शॉर्ट में, इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एसीटीएच भी आपको याद पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। या कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको एलएच, और पुटिका प्रेरक हार्मोन, जिसको एफएसएच कहते हैं। इनका स्राव होता है किससे? आपकी अग्र पीयूष ग्रंथि से, बता दिया मैंने आपको ना, और इनकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी, ठीक। कौन सी ट्रोपिक हार्मोन है, कौन सा नॉन ट्रोपिक हार्मोन है, ये मैंने आपको बता दिया। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एकमात्र हार्मोन निकालता है जिसका नाम क्या है? मेलेनोसाइट। यहाँ पे सिर्फ लेनोसाइट लिख रखा है, मेलेनोसाइट, हिंदी वाले एनसाइट में गलती है भाई, मेलेनोसाइट चले ना, लेनोसाइट याद करके मत जाना। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है, ठीक है, जिसको एमएसएच करते हैं शॉर्ट में। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, लेनोसाइट नहीं है, मेलेनोसाइट, ठीक है। इसको मैं यहां तो कर लेता हूं, चलो सही जाता। ही मोटा है क्या पेन? ठीक है, अब यहां पर मोटा बहुत ज्यादा हो रखा है पेन, चलो क्यों पतला करें इसको। ये या मिलेनोट्रोफिन, इनका दूसरा नाम है, वो भी आपको याद होना चाहिए। यद्यपि देखो इन सबके दूसरे नाम है, जैसे वृद्धि हार्मोन का सोमेटोट्रोपिन, मैंने यार नोट्स में गलती कर रखी है मेरे हिसाब से, सोमेटोस्टेटिन लिख रखा है, सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। इनके दूसरे नाम याद होने चाहिए। प्रोलेक्टिन का दूसरा नाम मेमोट्रोपिन है। इस तरीके से आपको सबके नाम याद होने चाहिए, दूसरे नाम भी इनके। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया, मध्य पिंड, पार्स डिस्टलिस, दूरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा हुआ होता है ना। पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस जो है दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो मध्य भाग और जो मध्यावर्ती भाग है दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं पीयूष ग्रंथि के अंदर। न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि, ये हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती है। इसका मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में डिटेल में, कि वो खुद कुछ काम नहीं करती। जब आपका पश्च पीयूष ग्रंथि है वो खुद कुछ काम नहीं करती, हाइपोथैलेमस उसको हार्मोन बना के देती है, उनको सिर्फ वो स्टोर करती है और सिक्रीट करती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लित होते हैं और तंत्रिकाक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं ना, खुद नहीं बनाते, ये हाइपोथैलेमस से आते हैं। वृद्धिकारी हार्मोन जीएच के अतिस्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है ना। अगर जीएच हार्मोन का अतिस्राव होगा तो असामान्य वृद्धि होगी, बता चुका हूं, जिसे जाइगेंटिज्म या फिर गिगेंटिज्म जो भी बोलना चाहूं, ठीक है, अतिकायता कहते हैं। और इसके अल्प स्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। अगर कम निकलेगा जीएच हार्मोन तो वृद्धि क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी, जिससे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहा जाता है, या फिर बोनापन या फिर वामनता कहा जाता है, कहते हैं। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धि कारक हार्मोन अतिस्राव से अत्यधिक विकृति विशेषता चेहरे की हो जाती है। ये मैंने आपको बता दिया। अगर शुरुआत में निकल रहा है, बचपन से ही निकल रहा है अगर जीएच हार्मोन ज्यादा, तो उसके अंदर क्या होगी? गिंगेटिज्म होगा और वो जाइगेंटिज्म होगा, जो भी बोलना चाहूं, और वो क्या है? लंबा हो जाएगा, इंसान बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर वयस्क अवस्था आने के बाद में, एक मध्य आयु आने के बाद में
अगर उसके अंदर जीएच हार्मोन निकलता है तो वहां पे क्या होगी, एक्रोमेगेली होगी, उसके अंदर चेहरे के अंदर कहीं भी हड्डियां बढ़ रही हैं तो ये उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, हो जाती है, जिसे अपन अतिकायता कहते हैं। गिगेली लिख रहा है, एक्रोमेगेली है, ठीक है। इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं तथा यदि नियंत्रित, नोट्स में सही लिख रखा है तो वो वाला प्रीफर करना है ना, तथा यदि नियंत्रित न किया गया तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। और इस चीज को अगर नियंत्रित नहीं किया जाए ना, किसी वही कोई वयस्क इंसान हो गया, जब तक वो बड़ा हुआ तब तक वो ठीक था, लेकिन उसके बाद में उसके जीएच हार्मोन बढ़ने लग गया और उसके अंदर उसकी पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। जीवन के प्रारंभिक काल में रोग की पहचान बहुत कठिन है। जीवन का शुरुआती जो काल है उसके अंदर रोग का पता चलना बहुत कठिन होता है तथा अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता ही नहीं चलता। और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनके अंदर कई सालों तक तो रोग का पता नहीं चलता कि इसके रोग भी हो रखा है क्या, जब तक कि बाह्य विलक्षण दिखाई नहीं देने लगते हैं। जब तक अपन को बाहर कोई लक्षण दिखाई ना दे, अपन को क्या पता भाई रोग भी हो रखा है ना, तो कोई डेली चेकअप के लिए सुनना जाता है डॉक्टर के पास में, है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उसमें दुग्ध स्रवण का नियंत्रण करता है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, जो स्तन ग्रंथि है उनकी वृद्धि, ठीक है, उनकी वृद्धि में और दुग्ध स्रवण का नियमन जो है उसका काम है किसका, प्रोलैक्टिन हार्मोन का। थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच की बात हो रही है, थायराइड ग्रंथियों पर कार्य करते हैं, बता चुका हूं, उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है, ठीक है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एसीटीएच है वो एड्रीनल वल्कुट पर कार्य करता है। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर दो भाग हैं, आगे बढ़ेंगे। एड्रीनल वल्कुट उस पर यह कार्य करता है, उसे ग्लूकोकोर्टिकोइड नामक स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन अपन आगे पढ़ेंगे और उसका संश्लेषण और उसके स्राव के लिए कौन प्रेरित करता है, एसीटीएच प्रेरित करता है, याद रखना भाई। ल्यूटिनाइजिंग और आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, पुटिका प्रेरक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन को इंग्लिश में एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जननांगों की क्रिया को प्रेरित करता है। जननांग आपके वही टेस्टिस, ओवरी, ठीक है, और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है, बता चुका हूं ऑलरेडी मैं आपको, ठीक है, मानव जनन के अंदर। इसी तरह नरों में पुटिका प्रेरक हार्मोन एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है, ठीक है। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाओं ग्राफिन पुटिका के अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। आया था ना एलएच सर्ज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एलएच की मात्रा बढ़ती है, 14वें दिन पर क्या होता है, एलएच सर्ज होता है, ताकि वहां पर क्या हो जाए, अंडोत्सर्ग हो जाए, ओव्यूलेशन हो जाए, ठीक है। और ग्राफिन पुटिका से बचे भाग को कॉर्पस ल्यूटेम बनाता है, बता तो आपको सबको पता ही है, मानव जनन अगर आपने पढ़ा तो। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। और जो एफएसएच हार्मोन पुटिका प्रेरक जो हार्मोन है वो क्या करता है, फीमेल्स के अंदर अंडाशय की जो पुटिकाएं हैं, जो फॉलिकल्स हैं, उनकी वृद्धि और परिवर्धन का कार्य करता है। ये आपको मानव जनन मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, तो आपको पता भी होना चाहिए। चलो फिर आए मेलानोसाइट पे, मेलानोसाइट की बात तो कर ली, अपन बात कर लेते हैं। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलानोसाइट्स मेलानिन युक्त जो कोशिकाएं हैं उन पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है, त्वचा की जो वर्णकता है उसका नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है, ऑक्सीटोसिन के बारे में पहले लेक्चर के अंदर बता चुका हूं मैं, और उनके संकुचन को प्रेरित करता है, ठीक है। और जो आपकी जो चिकनी पेशियां उनके संकुचन का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। मादाओं में प्रसव के टाइम पर, है ना, डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है, जो यूट्रस है, गर्भाशय जो है, गर्भाशय की जो पेशियां उनके अंदर संकुचन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन ही करवाता है, ठीक है। ये भी मानव जनन के अंदर पढ़ चुके हैं। और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है, ये मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बता चुका हूं, इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं कि ऑक्सीटोसिन जो है, देखो दूध बनाता कौन है, फीमेल्स के अंदर जो दूध का प्रोडक्शन है, फॉर्मेशन, निर्माण जो कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन करवाता है, लेकिन दूध को बाहर निकालने में मदद कौन करता है, वो ऑक्सीटोसिन करता है। दोनों आपको पता होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन दूध का निर्माण करवाता है, लेकिन दूध को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, ऑक्सीटोसिन मदद करता है, ठीक बात है। चलो वेसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ स्वालित नलिका और जल एवं आयनों के पुनर्अवशोषण से प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल हाश डायूरेसिस कम हो, अतः इसे प्रतिमूल हार्मोन या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये फर्स्ट लेक्चर की हम बात कर चुके हैं। एडीएच के संश्लेषण अथवा श्रावण को प्रभावित करने वाली विकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता हाश होता है। अगर ये एडीएच आपका कम हो जाए, वेसोप्रेसिन अगर आपका कम हो जाए, तो क्या होगा, मूत्र के अंदर जल की मात्रा बहुत ज्यादा निकलने लग जाएगी, और जल की मात्रा ज्यादा निकलने लग जाएगी। इस कंडीशन क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं अपन डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है, ठीक है। फलतः जल का हाश और निर्जलीकरण होने लगता है, बॉडी से पानी ज्यादा निकलेगा तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी, और इस अवस्था को क्या कहते हैं अपन, उद्दक में है कहते हैं। आपको ये नाम भी याद होना चाहिए, उद्दक में भी आपको याद होना चाहिए, और डायबिटीज इंसिपिडस भी आपको याद होना चाहिए। अगर मूत्र के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा निकल रही है, मूत्र के अंदर अगर पानी की मात्रा ज्यादा निकल रही है तो उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है, हिंदी में उसको उद्दक में कहते हैं, ठीक है। चलो अब बात करेंगे अपन किसकी,
थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे, ये अपनी यहां पर थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब आपको पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब क्या बोलोगे? लीवर है जी, है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। लेकिन सब आपको बोले सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? फर्क है जी, दोनों में फर्क है। अगर आपको कहे कि सबसे बड़ी ग्रंथि बोला लीवर, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपका थायराइड ग्लैंड, कंफ्यूज मत होना इनमें ना। श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी हुई होती है ना। श्वास नली जो है आपकी, उसकी दोनों साइड में दो पाली बनी हुई है, ठीक है, दो लोब बनी हुई है, ठीक है, उनसे ये थायराइड ग्लैंड बनी हुई होती है। एच शेप की होती है, फिर बटरफ्लाई शेप की होती है। दोनों पालियों पतले संयोजी ऊतक स्थमस से जुड़ी हुई होती है। अब आपको डायग्राम दिखाता हूं इसका। ये क्या आपकी श्वास नली है, ठीक है, ये क्या है? श्वास नली है, ये श्वास नली है। और इसके दोनों साइड में आपको देखो, इसके दोनों साइड में आप देखो, ये क्या आपकी थायराइड ग्रंथि है। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अब ये दोनों, इसके ये एक पाली है, ये एक पाली है, ये दोनों पालियां आपस में जुड़ी हुई है। किससे? किससे जुड़ी हुई है? एक संयोजी ऊतक की पतली परत से, जिसका नाम दिया गया इस्थमस। ये क्या है? इस्थमस है आपका ना। और इसको मैं थोड़ा और से डायग्राम दिखाता हूं। ये देखो दो, या बीच में क्या आपकी श्वास नली हो जाएगी, ये दो पालियां बनी हुई हैं, दो पालियां, और इनको बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये इस्थमस जोड़ने का काम कर रहा है। तो दो पालियां पतले संयोजी ऊतक इस्थमस से जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, ठीक है। इस थायराइड ग्रंथि को मैं यहां पर जूम करके देख रहा हूं, तो मुझे क्या दिखाई दिया? इसके अंदर मुझे दो चीजें दिखाई दी, ठीक, क्या दिखाई दी? एक तो मुझे स्ट्रोमा कोशिका दिखाई दी, और एक मुझे क्या दिखाई दी? पुटक कोशिका दिखाई दी। पुटक कोशिका हिंदी में क्या कहेंगे? फोलिकल सेल दिखाई दी, ठीक है। जब मैंने इसको खोल के देखा तो मुझे कुछ ऐसे गोल 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 स्ट्रक्चर से दिखाई दिए, और इन गोल गोल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? इनके अंदर क्या है? ये क्या है? आपकी पुटक कोशिकाएं हैं। क्या है ये? पुटक कोशिकाएं, ठीक है। और इस पुटक कोशिका के अंदर क्या है? कोलोइड है, भंडारण है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? भंडारण है, ठीक है। ये पुटक कोशिकाएं जो होती है ना, यही हार्मोन बनाती हैं। कौन से हार्मोन? T3 और T4 हार्मोन बनाती हैं। T3 और T4 बनाती हैं। T4 कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन को क्या कहते हैं? T4 हार्मोन कहते हैं, ठीक बात है, ठीक है। अब मैं एक बात बता दूं आपको, T3 और T4 दो हार्मोन बनते हैं, और दोनों कौन बनाता है? पुटक कोशिकाएं बनाती हैं। T3 जो है वो कम मात्रा में बनता है, लेकिन उसकी जो योग्यता है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो अधिक होती है, अधिक एबिलिटी का है ये। T3 जो है वो बनता तो कम मात्रा में है, लेकिन उसकी एबिलिटी क्या है? अधिक है। वही मैं बात करूं T4 की, इसका श्रवण अधिक होता है, श्रावण अधिक होता है, इसका बनता अधिक है ये, लेकिन एबिलिटी कम होती है, ठीक बात है। चलो अब इसको अपन आगे, चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। T3 और T4 जो हार्मोन है वो टायरोसिन के आयोडोनेशन द्वारा निर्मित होते हैं। टायरोसिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। टायरोसिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। इस टायरोसिन का क्या होगा? आयोडोनेशन होगा, ठीक है। I2 से क्या होगा? आयोडोनेशन होगा, मतलब आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, और आयोडोनेशन होने के बाद में क्या बन जाएगा? T3 और T4 जो आपके हार्मोन है ये वाले बन जाएंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो क्या भेजता है? हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है TSHRH। TSHRH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। और रिलीजिंग हार्मोन आ जाता है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, मतलब क्या करेगा? ये कुछ रिलीज करवाएगा। TSHRH जो है आएगा किसके पास में? अग्रपीयूष ग्रंथि के पास में आएगा, और अग्रपीयूष ग्रंथि से क्या निकलवाएगा? TSH निकलवाएगा, और TSH फिर कहां जाएगा? थायराइड ग्रंथि के पास में। थायराइड ग्रंथि को क्या इसके लिए प्रेरित करेगा? T3 और T4 बनाने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। तो आपके थायराइड ग्रंथि के अंदर क्या दिखा मुझे? मैंने जब उसको जूम करके दिखा था, मुझे क्या दिखा? एक स्ट्रोमा ऊतक दिखे मुझे। स्ट्रोमा ऊतक क्या है? इनके बाहर बाहर ऊतक होंगे ना, उनको स्ट्रोमा ऊतक कहेंगे, ठीक है। और मुझे पुटक कोशिकाएं दिखाई दी। पुटक कोशिकाएं जो है, पुटक कोशिकाएं जो ये बाहर वाली जो कोशिकाएं, ये पुटक कोशिकाएं, अंदर क्या है? कोलोइड भंडारण है, ठीक है। पुटक कोशिकाओं हार्मोन बनाते हैं T3 T4, ठीक है। T4 क्या? थायरोक्सिन। अधिक श्रवण होता है इसका, लेकिन कम योग्यता कम है इसके पास में, एबिलिटी कम है, इसकी कैपेसिटी कम है। और T3 निकलता कम है, लेकिन एबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि T3 और T4 जो ये टायरोसिन के आयोडोनेशन से बनता है, मतलब आयोडीन की जरूरत पड़ेगी यहां पर, है ना। और आप सुनते हो कि नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा है, ठीक है। वो आयोडीन की मात्रा क्यों है? इसीलिए है कि थायराइड जो है ग्लैंड जो वो प्रॉपर काम करती रहे, क्योंकि T3 और T4 तभी बनेंगे जब टायरोसिन का क्या होगा? आयोडीनेशन होगा। समझ में आई बातें? और हाइपोथैलेमस क्या निकालता है? ये पूरी प्रोसेस दिखा दी मैंने आपको कि वो TSHRH निकालेगा, फिर वो TSHRH कहां जाएगा? अग्रपीयूष ग्रंथि के पास में जाएगा, अग्रपीयूष ग्रंथि TSH निकालेगी, TSH कहां जाएगा? थायराइड ग्लैंड के पास में, और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 बनवाएगा। समझ में आई बातें? ठीक है। थायरोक्सिन के बारे में बात करते हैं। थायरोक्सिन क्या है? अभी बता दिया मैंने, हार्मोन है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या काम करता है? अब ये अपने शरीर के लिए इतने जरूरी क्यों है? कार्य क्या है इसके? कार्य देखो भाई, ये BMR का नियमन करता है। किसका नियमन करता है? BMR का नियमन करता है। आधार ये जो उपापचय जो आपकी दर है उसका नियमन करता है।
बेसल बीएमआर की फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में? बेसल मेटाबॉलिक रेट। हेलीकॉप्टर जा रहा है भाई, आवाज आ रही है, बढ़िया, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। और इसकी हिंदी में नाम क्या हो जाएगा? आधारीय उपापचयी और दर, ठीक है। वो कितनी है? हर इंसान की अलग अलग होती है। अगर किसी इंसान की बीएमआर जो है ये अलग अलग रेशियो पे निकाला जाता है, हाइट का, वेट का कितना रेशियो, उसके बाद में बीएमआर निकलती है। अगर बीएमआर किसी की अधिक है, बढ़िया बीएमआर है, तो वो फिट रहेगा ज्यादा, ठीक है। उसके अंदर वजन कम बढ़ेगा, ठीक है, मोटा नहीं होगा वो जल्दी, ठीक है। और किसी अगर बीएमआर दर जो है, आपकी बीएमआर जो वो कम है, जो आधारी उपापचय जो दर है जो आपकी, ठीक है, पचने की जो दर है ना, वो अगर कम है किसी की, तो वो क्या है? मोटा होने लगेगा, ठीक है। तो ये बीएमआर का नियमन करता है कौन? थायरोक्सिन, ठीक है। अब बीएमआर का नियमन कर रहा है, शरीर के अंदर कुछ तोड़ने फोड़ने की बात कर रहा है। यार बीएमआर क्या है? उपापचय क्या होता है? उसमें शरीर में कुछ आपके जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट क्या तोड़ा जाता है, बहुत नई चीजें बनाई जाती हैं, तो तापमान क्या है यहाँ पर बढ़ेगा। इसका कैलोरीजेनिक इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? कैलोरीजेनिक इफेक्ट होता है, याद रखना है बस आपको, है ना। मानसिक और शारीरिक वृद्धि में ये काम आता है। थायरोक्सिन क्या है? मानसिक और शारीरिक वृद्धि में कार्य करता है, ठीक है। अगर किसी के अंदर थायरोक्सिन की कमी है तो उसकी मानसिक और जो शारीरिक वृद्धि है वो थोड़ी सी प्रभावित होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी नियमित करता है, ठीक है। थायरोक्सिन कमी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाएगी, अनियमित आएगी, कभी कब आ रही है, कभी कब आ रही है, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। आरबीसी का उत्पादन भी करवाता है। थायरोक्सिन क्या करवाता है? आरबीसी का उत्पादन भी करवाता है। कार्बोहाइड्रेट, फेट, प्रोटीन का उपापचय करवाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गए, फेट हो गए, प्रोटीन हो गए, इनका क्या कराएगा? उपापचय करवाएगा, मेटाबॉलिज्म करवाएगा। जल और विद्युत उपघटनों का नियमन करेगा। जल, शरीर के अंदर जो बॉडी के अंदर वाटर है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, उनका भी क्या करेगा? नियमन करेगा, उनको रेगुलेट करेगा। तो ये सारे काम हो गए किसके? थायरोक्सिन के। एक बार मैं वापस रिपीट कर दूंगा। बीएमआर जो है उसका नियमन करेगा, तापमान थोड़ा शरीर का बढ़ा कर रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। कैलोरीजेनिक इफेक्ट होता है इसका, मानसिक और शारीरिक वृद्धि करवाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी नियमित करता है। कम हुआ थायरोक्सिन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। आरबीसी का उत्पादन करवाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फेट और प्रोटीन का उत्पादन, संश्लेषण और विखंडन। जल और विद्युत उपघटनों का नियमन करवाता है, ठीक बात है। चलो अब बात करें विकार की, ठीक है। थायरोक्सिन जो है आपके थायराइड जो ग्रंथि है, इसके हार्मोन से कौन कौन से विकार हो सकते हैं? अगर भाई थायराइड जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाए, ठीक है, तो क्या विकार हो सकता है? अगर ज्यादा बढ़ जाए तो क्या विकार हो सकता है? नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा इंसान, है ना। अगर मेंटेन है तो मेंटेन रहेगा इंसान, लेकिन अगर बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है। तो कम होने पर क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, पहले वो देख लेते हैं। तो थायराइडता, इसको क्या कहते हैं? अवथायरॉइडता। क्या कहते हैं? अवथायरॉइडता, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोथायरॉइडिज्म कहा जाता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है। और थायराइड हार्मोन की कमी कब हो सकती है? अगर आयोडीन की कमी हो जाए ना, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड हार्मोन की ऑलरेडी अपने आप कमी हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। कैसे भैया? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि T3 और T4 जो है वो कैसे बनते हैं? टायरोसिन के आयोडिनेशन से बनते हैं। तो यहां पर अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी, अगर शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो T3 और T4 नहीं बनेंगे। T3 और T4 नहीं बनेंगे तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर कमी होगी तो कौन सा रोग होता है? क्रेटिनिज्म देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रेटिनिज्म। और क्रेटिनिज्म किसके अंदर होता है? बच्चों में होता है। क्या होता है अभी बताऊंगा ना। तो बच्चों में होता है क्रेटिनिज्म। क्या होता है इसके अंदर? होगा क्या? वामनता और मंदबुद्धि आ जाएगी, है ना। उनकी जो आईक्यू है वो बहुत कम हो रहेगा ना। मंदबुद्धि जानते हो सारे। वामनता मतलब थोड़ा दिमाग उनका विकसित नहीं होगा। अवरोधित वृद्धि होगी, ठीक है। उनकी जो जितनी भी ग्रोथ होनी चाहिए एक बच्चे की उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, अवरोधित वृद्धि होगी। मूक बधिरता होगी, है ना, सुन बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा त्वचा उनकी असामान्यता होगी, उनकी त्वचा जो है वो अलग तरीके की होगी, ठीक है। नवजात को पीलिया होगा, ठीक है। जो नवजात जो शिशु है उसको क्या हो सकता है? पीलिया हो सकता है अगर किसकी कमी हो? थायराइड हार्मोन की कमी हो, है ना। निलंबित यौवन, ठीक है, सॉरी निलंबित बोल रहा हूं, विलंबित यौवन, है ना। निलंबित वर्ड हो जाएगा, विलंबित यौवन। विलंबित यौवन का मतलब कि एक एज के अंदर, है ना, कि 12 से 13 साल के बीच में क्या हो जाएगी? प्यूबर्टी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्यूबर्टी आ जाएगी, है ना। प्यूबर्टी को यौवन कहते हैं हिंदी में, है ना। प्यूबर्टी आ जाएगी। लेकिन अगर किसी को क्रेटिनिज्म से गुजर रहा है, उसके हाइपोथायरॉइडिज्म है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? वो यौवन जो उसका विलंब हो जाएगा, ठीक है, आगे खींच जाएगा, ठीक है। वो उतनी एज में नहीं आएगा जितनी एज में नॉर्मली आता है, उस एज में प्यूबर्टी नहीं आएगी, डिले हो जाएगी प्यूबर्टी, है ना, आगे बढ़ जाएगी। श्वसन समस्या हो सकती है, ऐसे लोगों को श्वसन समस्या हो सकती है। तो इस रोग के अंदर ये वाली सारी चीजें होंगी। और ये रोग कब होता है? जब थायराइड हार्मोन की कमी हो। तो ये बच्चों में होता है। वामनता, मंदबुद्धि, अवरोधित वृद्धि, मुख बधिरता, त्वचा असामान्यता, नवजात को पीलिया होना, विलंबित यौवन और श्वसन समस्या, ठीक है। अब आगे बात करें, अगली है मिक्सिडीमा गिल्स डिजीज भी कहते हैं इसको, है ना।
ये भी कैसे होती है, जब थायराइड हार्मोन की कमी होगी, ठीक है, अब थायराइडता जिसको कहेंगे अपन, और हाइपोथायराइडिज्म जिसको कहते हैं, ये भी उसी के अंदर आती है, मिक्सोडीमा या फिर गर्ल्स डिजीज कहते हैं इसको ना। ये अडल्ट फीमेल में सामान्य होती है ना, ये अडल्ट फीमेल के अंदर, ज्यादातर अडल्ट फीमेल के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे ये वाली जो बच्चों के अंदर होती है क्रिटिनिज्म, वैसे ही ये जो है अडल्ट फीमेल के अंदर है ना, जो स्त्री है, वयस्क स्त्री है, उसके अंदर अपन को देखने के लिए मिलेगी। ये इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर मिक्सोडीमा के अंदर क्या होगा, कम चयापचय, चयापचय मतलब उपापचय जो है, मेटाबॉलिक जो वो कम हो जाएगा, लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, वजन बढ़ने लगेगा। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उपापचय दर जो है अगर कम होगी तो वजन बढ़ता है, अगर उपापचय दर ज्यादा होगी तो वजन घटता है। तो यहां पर क्या हो, उपापचय कम हुआ है तो यहां पर क्या होगा, वजन बढ़ने लगेगा। ऐसी स्त्रियों का क्या है, वजन बढ़ने लग जाता है। और बांझपन की कंडीशन अपन को देखने के लिए मिलती है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन अपन को देखने के लिए मिलती है। ऐसे जो स्त्रियां हैं जिनके अंदर थायराइड की कमी है, थायराइड हार्मोन की कमी है, तो फिर उनको बच्चे पैदा करने में दिक्कतें आती हैं। फिर तीसरी आपकी हाशिमोटो थायराइडिटिस, ठीक है। तो ये क्या है, आइटिस आ रहा है, मतलब वर्ड क्या है, इन्फ्लामेशन होता है ना, किसी भी वर्ड का इन्फ्लामेशन आता है तो आइटिस आते हैं तो वो इन्फ्लामेशन होता है ना। तो यहाँ पर क्या, थायराइड ग्रंथि का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसके अंदर ना स्रोत हो जाता है। तो ये क्या है, स्वप्रतिरक्षा विकार है, एक है ना। स्वप्रतिरक्षा विकार का मतलब क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। शरीर का खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही अटैक करने लग जाता है, ठीक है। ये क्या है, स्वप्रतिरक्षा विकार है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। थायराइड ग्रंथि का शोथ हो जाता है इसमें, है ना, मैंने बता दिया, आइटिस वर्ड आ गया, मतलब शोथ है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को हिंदी में शोथ कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि का इसमें शोथ हो जाता है, किसमें, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ठीक है, इसके अंदर। फिर अगला है साधारण घेंगा या फिर सिंपल गोइटर, ठीक है, या फिर साधारण गलगंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। I2 की कमी कारण, I2 मतलब आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा, गर्दन में सूजन आ जाती है। आपने बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, बहुत सारे लोगों को हुआ भी होगा, ये वाला है ना। हाँ चलो, ये ऊपर ने अपन कौन से पढ़ लिए, ये अवथायरॉइडता की बात अपन ने बात कर ली, ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म की बात कर ली, इसके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी थी। अब बात करेंगे अपन किसकी, थायराइड अतिक्रियाता, ठीक है। अगर इसके अंदर क्या होगा, हाइपरथायरॉइडिज्म, अधिक थायराइड हार्मोन निकलेगा। अगर ये कमी की बात कर ली, कमी के अंदर अपन ने 4 बीमारियां पढ़ भी ली। अब बात करेंगे जिसके अंदर थायराइड हार्मोन अधिक हो जाएगा। अधिक थायराइड हार्मोन की बात करें तो पहला इसमें ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स रोग, ठीक है, या फिर इसको नेत्रोत्सेधी गलगंड भी कहते हैं, इसको एक्सोथेल्मिक गोइटर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेंगे। इसके अंदर होगा क्या, ग्रेव्स रोग किसको कहते हैं, इसके अंदर नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभर आना। ये जो मेरी आईबॉल है, जो आंखें मेरी, ये बिल्कुल बाहर की तरफ निकल आएंगी, मेरी नहीं भाई, जिसको होगा उसकी, है ना, आंखें बिल्कुल बाहर की तरफ निकल आएंगी, है ना। और आधारी उपापचय दर जो है इसमें वृद्धि हो जाएगी। और जब आधारी उपापचय वृद्धि हो गई, जब आधारीय उपापचय में वृद्धि होगी तो क्या होगा, अरे वजन घटेगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आधारीय उपापचय दर जो है अगर वो बढ़ेगी तो वजन घटेगा। अगर आधारीय उपापचय वृद्धि जो है दर जो है वो कम होगी तो वजन बढ़ेगा। यहां पर क्या हो रहा है, आधारीय उपापचय दर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब वजन क्या है, यहां पर घटेगा। तो ग्रेव्स रोग के अंदर आपको ये बात, वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो नेत्र के जो गोलक है, जो आईबॉल जो है वो बाहर की तरफ उभर आते हैं इसके अंदर, ये वाली बात बहुत मत भूलना बिल्कुल भी। और इसके अंदर आधारीय उपापचय दर में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, इसकी वजह से वजन घटता है, ठीक है। चलो, अब यहां पर मैंने आपको बताई थी कि यहां पर क्या होता है, एक पुटक कोशिकाएं होती है, जिसको इंग्लिश में आ कहते हैं फोलिकुलर कोशिका सेल्स कहते हैं ना। ये पुटक कोशिकाएं हार्मोन बनाते हैं, T3 और T4 बनाती हैं। लेकिन यहां पर बीच में देखो, ये आपको दिख रही है कौन सी सेल है, पेरा फोलिकुलर सेल्स भी होती हैं। इस थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होती हैं, पेरा फोलिकुलर सेल भी होती हैं, जो बाहर की तरफ होती हैं। ये तो पेरा फोलिकुलर सेल जो है ये क्या बनाती हैं, ये हार्मोन निकालते हैं टीसीटी, ये हार्मोन निकालते हैं टीसीटी। पुटक कोशिका जो फोलिकल सेल है उन्होंने तो हार्मोन बनाया T3 T4, लेकिन ये बाहर की तरफ पैरा फोलिकुलर सेल्स भी हैं, ये बनाती है टीसीटी, जिसको पूरा नाम है, टीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन की बात करते हैं, जो कहां गया जीरा। तो पैरा फोलिकुलर जो सेल्स है वो क्या निकालती है, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन निकालती है। थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या है वो देख लो, ये रक्त में Ca+2 जो है, कैल्शियम आयन जो है उसको कम कर देता है, ठीक है। ये जो है टीसीटी, इसका काम क्या है, ये रक्त के अंदर जो कैल्शियम आयन जो है उसकी मात्रा कम कर देगा, रक्त के अंदर कैल्शियम को घटा देगा। अस्थि का खनिजीकरण करता है, अस्थि का क्या करता है, खनिजीकरण करता है। मतलब ये क्या होगा, ये खनिजीकरण मतलब समझ में नहीं आया भैया, बता दो। ये क्या है, रक्तवाहिका है, ये क्या रक्तवाहिका, इसमें क्या रक्त बह रहा है, रक्त बह रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एक हड्डी है, ये क्या है, एक हड्डी है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, इस रक्त में से कैल्शियम को निकालेगा और इस हड्डी में जमा करने लग जाएगा, ठीक है, इस हड्डी में जमा करता रहता है, ठीक है। टीसीटी का काम क्या है कि रक्त में से कैल्शियम आयन निकालेगा और हड्डी को देता रहेगा। अब रक्त में से कैल्शियम आयन निकल रहा है, मतलब रक्त के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, घट रहा है,
ठीक है। और अस्थि के अंदर क्या हो रहा है, खनिजीकरण हो रहा है, मतलब खनिजीकरण हो रहा है, मतलब उसके अंदर क्या है, कैल्शियम आयन बढ़ रहा है। इसकी क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी कम होती है ना, इसकी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी जो है वो कम होती है। मतलब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी कौन सी होती है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी उसको कहते हैं जो हड्डियों को क्या करे, ये मान लो कि मेरी हड्डी है, किसी की भी हड्डी मान लो, ठीक है, और ये हड्डी जो है इसमें से किसी मिनरल को हड्डी में से निकालना, बाहर निकालना है ना, हड्डी में से किसी खनिज को बाहर निकालना, वो क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी कहते हैं उसको ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो अस्थि के अंदर अरे खनिज डाले जा रहे हैं कि भाई रक्त में से अपन ने क्या Ca+2 निकाला और हड्डी को दे दिया, तो यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी यहां पर कम होती है, Ca+2 का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो ये कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा में Ca+2 जो है कैल्शियम को हड्डी को दे देता है, और कुछ जो बच गया उसको शरीर से बाहर उत्सर्जित करवा देता है, उसका एक्सक्रीशन करवा देता है। तो यहां पर क्या हुआ, एक्सक्रीशन के थ्रू, उत्सर्जन के थ्रू बाहर निकल गया कैल्शियम आयन, और कुछ हड्डियों के पास चला गया। तो यहां पर कैल्शियम आयन जो रक्त के अंदर क्या है, कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी। एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पेराफोलिकुलर सेल्स एक हार्मोन बनाते हैं टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, और ये जो हार्मोन है रक्त में Ca+2 कम करता है। अब रक्त में Ca+2 कम करना है तो दो इसके पास में ऑप्शन है, या तो ये क्या करे, Ca+2 को उत्सर्जित करवा दे, तो कुछ मात्रा में तो ये उत्सर्जित करवाता था, बाहर निकलवा देता है, और कुछ मात्रा में जो Ca+2 है उसको रक्त में से निकालकर अस्थि को दे देता है, आपके बोन्स जो है उनको दे देता है, हड्डियों को दे देता है। तो इसकी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी कम होती है, ठीक है। अब एक बार पैराथायरॉइड हार्मोन भी साथ में पढ़ेंगे, और उसके बाद में इसकी अपन साथ में रीडिंग करें, नहीं पहले रीडिंग करते हैं फिर उसके बाद में जाते हैं। चलो थायराइड ग्लैंड पढ़िए ना अपन ने, पीनियल ग्लैंड बाद में पढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों में बनी होती है, बता चुका हूं आपको। दोनों पालियां संयोजी ऊतक की पतली पल्ली नुमा स्थमस से जुड़ी हुई होती है, बता चुका हूं आपको ना। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण ऊतकों, भरण ऊतक क्या है, आपका स्ट्रोमा जो आपको मैंने आपको साइड में होता है ना, भरण ऊतक, ठीक है, और ये पुटक से बनी हुई होती है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है। देखो मैं आपको दिखाया मैंने, देखो ये देखो, ये देखो एक गुहा, बीच में क्या है, गुहा जिसको अपन भंडारण कहते हैं ना, और ये देखो साइड में क्या है, पुटक कोशिकाएं हैं, ठीक है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है, बता चुका हूं। ये पुटक कोशिकाएं दो हार्मोन निकालती हैं, जिनको क्या कहेंगे अपन, टेट्रा आइडो थायरोनिन, और जिसको T4 कहेंगे, और थायरोक्सिन, या फिर इसको थायरोक्सिन में नाम इसी का T4 का, या फिर ट्राई आइडो थायरोनिन, ठीक है, ये T3 हो गया, का संश्लेषण करती है। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, आयोडीन की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो टायरोसिन को आयोडीनेशन करवाता है, ठीक है, इसलिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अवथायरॉइडता हो सकती है। अगर हमारे भोजन के अंदर थायराइड नहीं होगा, सॉरी थायराइड बोल रहा हूं, आयोडीन नहीं होगा तो अवथायरॉइडता हो सकती है, एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है इसमें, जिसे साधारणतः गलगंड कहते हैं, ठीक है। गर्भावस्था के समय अवथायरॉइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके अंदर अगर अवथायरॉइडता हो रही है, थायराइड जो हार्मोन उसके अगर कमी हो रही है, तो उसके जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर क्या हो सकती है, उसकी वृद्धि जो है वो विकृत हो सकती है, ठीक है। इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि होगी, जिसको अपन क्रेटिनिज्म कहते हैं, ठीक है, या वामनता तथा मंद बुद्धि, त्वचा असामान्यता, ये मैंने आपको बता दिया, मुख बधिरता आदि हो जाती है। वयस्क स्त्रियों में अवथायरॉइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, बताया मैंने आपको, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इससे गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। अगर थायराइड ग्रंथि का कैंसर हो गया, किसी को थायराइड ग्रंथि का कैंसर हो गया, या फिर उसके अंदर गांठ बन गई, तो यहां पर क्या होगा, थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलने लग जाएगा, ठीक है, असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म कहा जाता है इसको, जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, गलत इफेक्ट डालता है। अब कैसा इफेक्ट डालेगा उसके बारे में बात करेंगे। थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचयी दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। आधारीय उपापचय जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, दर क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR मैंने आपको समझाया है ना। ये हार्मोन लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का हार्मोन निर्माण करता है, ये मैंने आपको बता दिया ना। और उसके बाद थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय, इनका बता दिया मैंने आपको ना, संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत उपघटकों का नियमन करता है, ये मैंने आपको बता दिया है ना, हार्मोन प्रभावित करते हैं। और उसके बाद में थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन निकलता है, TSC जिसको कहते हैं शॉर्ट में, उसका भी स्राव होता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है, ये मैंने आपको बता दिया ना, कैल्शियम। नेत्रोत्सेधी गलगंड, एक्सोथैल्मिक गोइटर थायराइड अतिक्रियता का एक
रोग रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर आना, उभर आना, ठीक है। अब आधारी जो उपापचय दर है उसमें वृद्धि होना, और आधारी उपापचय दर जो है उसमें वृद्धि होगी तो वजन क्या होगा, घटेगा। इसलिए कहा वजन भार का भार में हाश इसके अभिलक्षण है। इससे क्या कहते हैं, ग्रेव्स रोग कहते हैं। ये मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूं। चलो आ जाते हैं पैराथायराइड हार्मोन पे, पैराथायराइड ग्रंथि पे आते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि पे आते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है, 4 होती हैं। कितनी होती हैं, ये 4 होती हैं, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है, पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती हैं, 4 होती हैं। और इनकी लोकेशन क्या है, स्थित कहां होती है, ये थायराइड ग्लैंड की पश्च सतह पर ये स्थित होती हैं। कहां स्थित होती है, थायराइड जो ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि अपन पढ़ चुके हैं, उसकी पश्च सतह पर ये स्थित होती है। डायग्राम दिखाते हैं आपको, ये देखो थायराइड ग्रंथि आगे से ऐसी है, पीछे से देखो ये पीछे से है ना, ये थायराइड ग्रंथि है। और यहां पर ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 क्या है, पैराथायराइड। जो 2 डॉट्स आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, ये 4 क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि 4 होती है थायराइड ग्लैंड की पश्च सतह पर ये स्थित होती हैं। हार्मोन कौन सा बनाती है, पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। इसी को पैराथ हार्मोन भी बोलते हैं या फिर कोलिप्स हार्मोन भी इसको कहा जाता है, ठीक बात है। अब ये पैराथायराइड हार्मोन में कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। कैसा होता है, पेप्टाइड हार्मोन ये होता है। रक्त में Ca+2 के स्तर को बढ़ा देता है ना। पैराथायराइड हार्मोन करता क्या है, रक्त के अंदर Ca+2 के लेवल को बढ़ा देता है ना, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। अब आप एक चीज नोटिस करना कि थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा टीसीटी के बारे में, थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ा, टीसीटी के बारे में। टीसीटी क्या करता है, Ca+ रक्त में कैल्शियम आयन के लेवल को कम करता है, ठीक है। आपका जो टीसीटी है वो क्या करता है, रक्त में कैल्शियम आयन के लेवल को कम करता है। और वही मैं बात करूं, पैराथायराइड जो है वो, उसका जो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करता है, रक्त में Ca+2 के लेवल को बढ़ा देता है। तो दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं। ये अस्थि का क्या करता है, विखनिजीकरण कर रहा है। ये क्या कर रहा था, ये खनिजीकरण कर रहा था। अस्थि का क्या कर रहा था, खनिजीकरण कर रहा था। रक्त में से क्या निकाल रहा था, रक्त में से कैल्शियम निकाल रहा था और अस्थि को दे रहा था, हड्डी को ये बांट रहा था कैल्शियम, है ना। तो हड्डी के अंदर कैल्शियम आयन बढ़ा रहा था। लेकिन यहां पर ये जो पीटीएच है, ये पीटीएच क्या करता है, ये क्या करता है, हड्डी में से क्या करेगा, हड्डी में से कैल्शियम आयन निकालेगा और रक्त में भेज देगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे काम कर रहे हैं। ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी यहां पर अधिक हो गई। ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी में थोड़ी देर पहले बताइए आपको कि कोई भी आपका मिनरल जो है, खनिज जो है, वो आप हड्डी में से निकाल रहे हो, हड्डी में से निकालकर आप बाहर निकाल रहे हो, तो यहां पर हड्डी में से कैल्शियम आयन निकालकर रक्त में भेज रहा है, तो यहां पर ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ गई। ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन क्यों कहा इसको, क्योंकि रक्त के अंदर क्या बढ़ा रहा है, कैल्शियम आयन बढ़ा रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहा जाता है। अस्थि अवशोषण करवा रहा है, बिल्कुल करवा रहा है भैया, हड्डी में से कैल्शियम आयन निकाल रहा है, अस्थि अवशोषण करवा रहा है। वर्क नलिकाओं से Ca+2 के पुनर्अवशोषण करवा रहा है, ठीक है। अब जो वर्क नलिकाएं हैं, किडनी की जो आपकी ट्यूबिकल्स हैं, उससे भी क्या करवाएगा, ये Ca+2 क्या करवाएगा, पुनर्अवशोषण करवाएगा। और Ca+2 वहां से अवशोषित होगा तो क्या होगा, वो कहां जाएगा, रक्त के अंदर जाएगा। तो रक्त के अंदर क्या बढ़ गया, Ca+2 का लेवल बढ़ गया। और क्या है, जो पचित भोजन है, आपने जो खाना पचाया उसमें से भी क्या है, Ca+2 का अवशोषण करवाएगा। तो वहां से खाने से अगर Ca+2 का अवशोषण बढ़ेगा तो वो रक्त के अंदर जाएगा, और रक्त के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ जाएगी। कैल्शियम बैलेंस कौन बनवाता है, अब रक्त के अंदर कैल्शियम का बैलेंस बना के कौन रखेगा, टीसीटी जो है वो कम करता है, पीटीएच जो वो बढ़ा देता है कैल्शियम आयन। इससे क्या बैलेंस बना रहता है। अगर पीटीएच की कमी हो गई, पीटीएच हार्मोन अगर कम हो गया, तो रक्त में से सारा कौन निकाल लेगा, रक्त से सारा कैल्शियम टीसीटी निकाल के किसको, बोन्स को चिपकाता रहेगा, ठीक है। मैं मान लो एक ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूं टीसीटी जो है वो कैल्शियम आयन कम करता है रक्त में, और पीटीएच जो है वो बढ़ा देता है। ये बात तो आपको पता लग गई। अब मैं कह रहा हूं, अगर ये दोनों हार्मोन में से कोई भी एक भी हार्मोन की कमी आ गई, मान लो किसी इंसान के अंदर पीटीएच की कमी आ गई, पीटीएच की अगर उसके अंदर क्या आ गई, कमी आ गई जी। कमी आने से भैया होगा क्या, कमी आने से होगा ये कि कैल्शियम आयन का स्तर कम हो जाएगा ब्लड के अंदर, कैल्शियम आयन का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। कैल्शियम आयन का स्तर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, ब्लड से क्या होगा, कैल्शियम आयन का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और ये टीसीटी, पीटीएच की तो कमी है, टीसीटी नॉर्मल है। टीसीटी क्या करता रहेगा, टीसीटी करता रहेगा ब्लड से क्या है, ब्लड से कैल्शियम निकालता रहेगा और हड्डियों को देता रहेगा, हड्डियों को देता रहेगा। और हड्डियों के पास में इतना कैल्शियम जमा हो जाएगा कि हड्डियों की रूपरेखा बिगड़ जाएगी पूरी, है ना। जो हड्डियां जो है उनकी रूपरेखा बिगड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हड्डियों के पास कैल्शियम आता जा रहा, निकालने वाला पीटीएच है नहीं। अगर पीटीएच होता तो अगर टीसीटी दे रहा है इसको, तो पीटीएच उससे कैल्शियम निकाल भी देता हड्डियों को, तो हड्डियों का जो शेप है वो नॉर्मल बना देता। लेकिन अगर पीटीएच की कमी होगी ना, पीटीएच की कमी होगी तो हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम मिलता जा रहा है, उससे क्या होगा,
हड्डियों की शेप बिगड़ जाएगी। मान लो अगर उल्टा जाए, टीसीटी की कमी आ जाए और पीटीएच नॉर्मल रहे तो क्या होगा, ये टीसीटी क्या करता है, हड्डियों को कैल्शियम देता है। अब हड्डियों को कैल्शियम देने वाला कोई नहीं है तो पीटीएच क्या करेगा, इन कैल्शियम निकालता रहेगा और हड्डियां क्या कमजोर होने लग जाएंगी। तो दोनों क्या एक दूसरे के उल्टे काम कर रहे हैं, बैलेंस बना के रखते हैं किसका, कैल्शियम आयन का, है ना। तो कैल्शियम का बैलेंस कौन बनाता है, पीटीएच और आपका टीसीटी, ठीक है। अब बात करें पीटीएच का, अगर अल्पस्राव हो और अतिस्राव हो तो क्या होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं वैसे, लेकिन देख लो। अल्पस्राव अगर कमी हो जाए पीटीएच की तो क्या होगा, हाइपोकैल्सिमिक टेटिनी हो जाएगी। अब देखिए हाइपोकैल्सिमिक टेटिनी हो जाएगी, Ca+2 की कमी आ जाएगी, कैल्शियम आयन की कमी आ जाएगी रक्त के अंदर, ठीक है। और सोडियम आयन बढ़ जाएगा, सोडियम आयन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और होने क्या लगेगा, ऐसे 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 होने लगेगा। भैया ये क्या है, स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब खुद के वश में कोई नहीं रहेगा, अपने आप कॉन्ट्रैक्शन ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन जो है अपनी बॉडी के अंदर संकुचन होने लग जाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं हाइपोकैल्सिमिक टेटेनी कहते हैं इस चीज को, है ना। अगर अतिस्राव हो जाए, अगर पीटीएच का क्या हो जाए, अतिस्राव हो जाए तो क्या करना है भाई, पीएच अगर क्या हो जाए, पीटीएच का क्या हो जाए, अतिस्राव हो जाए, बढ़ जाए, है ना। तो क्या होगा, ओस्टियोक्लास्ट जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, अस्थि में छिद्र होने लग जाएंगे। अगर पीटीएच की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अस्थि से क्या निकालने लग जाएगा, कैल्शियम आयन निकालता जाएगा और अस्थि में क्या कर देगा, छेद कर देगा। और अस्थि में छेद आ जाएंगे, इसको कंडीशन कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, उसको कंडीशन कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। और जब अस्थियों में छेद हो जाएंगे, हड्डियों में छेद होने लग जाएंगे तो फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है भैया। चलो इसको रीड कर लेते हैं एक बार, पैराथायरॉइड ग्लैंड को। पैराथायरॉइड ग्रंथि, मानव में 4 पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, बता चुका हूं। थायरॉइड ग्रंथि के पश्च पर स्थित होती है, बता दिया मैंने आपको। थायरॉइड ग्रंथि की 2 पालियां पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है। देख लो, ये एक पाली है, एक पाली में कितनी है, 2 थायरॉइड है तो एक जोड़ी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है, बता दिया मैंने आपको। पैराथायरॉइड हार्मोन रक्त में Ca+2 के स्तर को बढ़ा देता है, ठीक है। पीटीएच अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण करवाता है, ठीक है, विघटन या फिर विखनिज करवाता है, बता दिया मैंने आपको। प्रक्रम में सहायता करता है। पीटीएच वर्क नलिकाओं से Ca+2 के पुनर्अवशोषण करवाता है। पचित भोजन में से Ca+2 का अवशोषण करवाता है, बता दिया। अतः यह स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियमिक रक्तता हार्मोन है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, बता दिया मैंने आपको। क्योंकि यह रक्त में Ca+2 स्तर को बढ़ा देता है। यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर शरीर टीसीटी के साथ मिलकर क्या करता है, शरीर में Ca+2 के स्तर को बढ़ाता है। टीसीटी के साथ मिलकर यह शरीर में Ca+2 का संतुलन बनाए रखता है, कैल्शियम आयन का बैलेंस करवाए रखता है। तो कैल्शियम आयन का बैलेंस कौन होता है, टीसीटी और पीटीएच दोनों मिलकर बनाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। चलो ये मैंने कर लिया। अब बात करेंगे अपन किसकी, अगली ग्रंथि पीनियल ग्लैंड, ठीक है। लोकेशन क्या है इसका, लोकेशन है अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय जो ऊपरी भाग है उसमें ये स्थित होती है। लोकेशन आपको पता लग गई। हार्मोन कौन सा निकालता है, ये मेलेटोनिन हार्मोन निकालता है। कौन सा, मेलेटोनिन हार्मोन निकालता है। और ये मेलेटोनिन हार्मोन जो क्या है, ट्रिप्टोफैन के पूर्ववर्ती है। ट्रिप्टोफैन क्या होती है, एक प्रकार की अमाइनो एसिड है, जिनको नहीं पता बता देता हूं। ट्रिप्टोफैन क्या, एक प्रकार की अमाइनो एसिड है और इस मेलेटोनिन को उसका पूर्ववर्ती माना जाता है, प्रीकर्सर माना जाता है। ये क्या काम करता है, मेलेटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, ये मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक जो उसको मेंटेन करने का काम करता है। जैसे अगर मेरा एक रूटीन बन जाए, 20-21 दिन का एक रूटीन मेरा बन जाए कि भाई मैं रात को जल्दी सोता हूं और सुबह जल्दी उठता हूं, ये मेरा रूटीन बन जाए, तो अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाती है। अगर आप फिर अलार्म ना लगाओगे ना तो सुबह भी उसी टाइम पर आपको आंखें खुल जाएंगी और रात को उसी टाइम पर आपको एक बार नींद का एहसास होने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या कौन करता है, मेलेटोनिन काम करता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को ये मेंटेन करता है। दैनिक लय का नियमन करता है, दैनिक लय जो है उसका नियमन करता है। जो आपकी लय है पूरे शरीर की उसको नियमन करता है। ये कौन से टाइम पर आपको भूख लगेगी, कौन से टाइम पर आपको आपकी दैनिक क्रिया जो वो करनी है, कब आप सोओगे कब उठोगे, वो सारे काम जो है इसी के अंतर्गत आते हैं ना। मेलेटोनिन हार्मोन देखता है वो सारे काम। सोने जागने का चक्र बता दिया मैंने आपको। शरीर के तापक्रम का नियंत्रण, जो शरीर का जो टेम्परेचर है उसका भी नियंत्रण करता है ये, है ना। उपापचय जो आपकी मेटाबॉलिज्म है उसको भी मेंटेन करता है कौन, मेलेटोनिन हार्मोन। और वर्णकता को भी देखता है, ठीक है। आपका अंदर जो पिगमेंट है, ठीक है, आप गोरे काले, ठीक, उसको भी ये देखता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी देखता है, ठीक है। अगर मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन भी करता है कि कम हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा जाएगी। प्रतिरक्षा क्षमता जो है वो भी है इसके अंदर, ठीक है। आपकी मतलब प्रतिरक्षा क्षमता किसको कहते हैं, अरे इम्यूनिटी को भी देखता है, ठीक है। डिफेंस, ठीक है, डिफेंस प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी डिफेंस ही तो है। चलो पढ़ लेते हैं इसको। कौन सी पढ़ी, पीनियल पढ़ी है ना अपन ने। चलो
पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। बता दें, मेलेटोनिन हार्मोन हमारे शरीर के दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए सोने जागने चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इन सब के अतिरिक्त मेलेटोनिन जो है उपापचय, वर्णकता, मासिक आर्तव मतलब जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ठीक है, प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज इतना हैंग क्यों हो रहा है भैया? चलो चलो चलो, थाइमस ग्रंथि अपने पढ़ लिया? थाइमस नहीं पढ़ी यार अपने, शायद नहीं पढ़ी थाइमस। पढ़ेंगे पहले अधिवर्क ग्रंथि पढ़ लेंगे, उसके बाद में थाइमस ग्रंथि पढ़ते हैं। आगे शायद है मेरे हिसाब से, आगे पेंक्रियाज आ गई, थाइमस कहाँ रह गई? एक मिनट दीजिए भाई। थाइमस 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 पीनियल आ गई, ये थाइमस ग्लैंड यहाँ रह गई। चलो इसको कर लेते हैं पहले। थाइमस ग्लैंड बीच में रह गया। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एज के साथ आकार घटता है इसका ना। थाइमस जो ग्रंथि होती है उसका एज के साथ में आकार घटता है। मतलब बचपन में थाइमस ग्रंथि बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और थाइमस ग्रंथि वो छोटी हो जाती है। और जब अपन बूढ़े हो जाते हैं उस टाइम पर थाइमस ग्रंथि बिल्कुल विलुप्त सी होने लगती है ना। तो एज के साथ इसका आकार क्या घटता है, ठीक है। महाधमनी के अग्र पक्ष पर उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच आधारित बीच में स्थित होती है। तो आपके फेफड़े हैं उनके बीच में उरोस्थि के पीछे, उरोस्थि कौन सी होती है? बीच वाली है ना, इस हड्डी के पीछे होती है, ठीक है। और महाधमनी के ऊपर होते हैं ना। हार्मोन कौन सा निकालते हैं? थाइमोसिन हार्मोन निकालते हैं। कौन सा हार्मोन निकालते हैं? थाइमोसिन हार्मोन निकालते हैं। थाइमोसिन हार्मोन किस काम आता है? टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करवाने का काम आता है। मैंने आपको बताया था, जब मानव स्वास्थ्य तथा रोग पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बी लिम्फोसाइट, बी लसिकाणु, टी लसिकाणु जो होते हैं, ये उत्पन्न कहां होते हैं? ये उत्पन्न तो कहां होते हैं? आपके बोन मैरो के अंदर होते हैं। लेकिन 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 आपका जो टी लसिकाणु जो है इसका परिपक्वन कहां होता है? ये थाइमस के अंदर होता है। वापस एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बी लसिकाणु और टी लसिकाणु उत्पन्न कहां होते हैं? भैया ये तो बोन मैरो के अंदर होते हैं। लेकिन टी लसिकाणु जो उसका मैच्योरेशन कहां होता है? वो थाइमस के अंदर होता है। तो थाइमस जो है वो थाइमोसिन हार्मोन निकालता है, उसे क्या होता है? टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट की काम किस काम आती है? टी लिम्फोसाइट किस काम आता है? ये काम आता है आपके इम्यून सिस्टम के अंदर काम आता है, प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर काम आता है। आज थाइमस ग्रंथि को पढ़ लेते हैं पहले। थाइमस ग्रंथि महाधमनी के अधर पक्ष पर होती है, ठीक है, उरोस्थि के पीछे होती है, फेफड़ों के बीच में स्थित होती है, बता दिया मैंने आपको। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थाइमस ग्रंथि जो प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्यों निभाती है? क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो टी लसिकाणु जो मेन पार्ट है आपके प्रतिरक्षा तंत्र का, उसको क्या करती है? मैच्योर करती है, इसलिए मुख्य भूमिका है इसकी भी। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन के पेप्टाइड हार्मोन है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, उसको मैच्योर करने में, उसको डिफरेंशिएट करने में, उसको विभेदीकरण करने में मुख्य भूमिका है, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये अपन वहां पर बात कर चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए भी प्रतिजैविक उत्पादन को भी प्रेरित करता है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है। थाइमस जो है उसकी साइज कम होने लगती है, विलुप्त होने लगता है। फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन जो है वो घट जाता है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, बूढ़े होने लगते हैं, तो थाइमोसिन हार्मोन जो वो निकलना बंद हो जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। और इसी वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इतना बढ़िया नहीं होता ना, इतना बढ़िया नहीं होता जितना जवान लोगों में होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसकी अपन अधिवर्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं इसको, क्या? एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। तो ये वृक्क के अग्र भाग में स्थित होती है। कहां होती है? वृक्क के अग्र भाग में। किडनी है जी, ये क्या है? एक बार किडनी बना लेता हूं मैं। ये क्या? किडनी। और किडनी के यहां ऊपर वाले भाग में कौन स्थित होता है? आपका अधिवर्क ग्रंथि। इसलिए इसका नाम क्या है? वृक्क अधिवर्क ग्रंथि इसको कहा गया है, क्योंकि ये किडनी के ऊपर वाले भाग में स्थित होती है। डायग्राम में है क्या? ये देखो, ये वृक्क है और ये ऊपर इसके स्थित हो, ये क्या है? अधिवर्क ग्रंथि। ठीक बात है। चलो अब जो आपकी अधिवर्क ग्रंथि है इसके अंदर दो भाग है। इसके अंदर क्या है? दो भाग है। ये बाहर वाला क्या है? अधिवर्क वल्कुट। ये बाहर वाला क्या है? अधिवर्क वल्कुट। और जो अंदर वाला ये क्या है? अधिवर्क मध्यांश। बाहर वाला क्या है? अधिवर्क वल्कुट है और अंदर वाला क्या है? अधिवर्क मध्यांश है। अधिवर्क जो वल्कुट होता है वो मेसोडर्म से बना, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? मेसोडर्म की उत्पत्ति होती है और ये 80 से 90% जो भाग है अधिवर्क ग्रंथि का उसको घिरे रहता है। मैं वापस बोल रहा हूं कि अधिवर्क ग्रंथि कहां स्थित होती है? सबसे पहले तो किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। अधिवर्क ग्रंथि के अंदर दो भाग हैं। जो बाहर वाला भाग है उसको अधिवर्क वल्कुट कहेंगे और जो अंदर वाला उसको अधिवर्क मध्यांश कहेंगे। मैं कह रहा हूं अधिवर्क जो वल्कुट है वो मेसोडर्म इसका उत्पत्ति है और
80 से 90% जो भाग है वो अधिवर्ग वल्कुट का ही है, और अधिवर्ग में जो मध्यांश है वो एक्टोडर्म इसकी उत्पत्ति है, और ये 10 से 20% भाग ही बनाता है। ठीक है, अब आ जाओ इनको डिटेल में करते हैं। पहले अधिवर्ग मध्यांश को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अधिवर्ग मध्यांश जो है वो दो हार्मोन निकालता है, एक आपका है एड्रेनालिन और एक नोर एड्रेनालिन। दोनों की कार्य सेम है, ठीक है, सेम ही चीज है दोनों। ठीक है, और इन दोनों क्या कहते हैं अपन, केटाकोलामाइंस कहते हैं। अधिवर्ग मध्यांश से क्या निकलते हैं, एड्रेनालिन निकलता है और नोर एड्रेनालिन निकलता है, सुना होगा आप सबने। ठीक है, और ये इनको दोनों क्या कहते हैं अपन, केटाकोलामाइंस कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के काम सेम ही है। अब ऐसे में समझना कि एड्रेनालिन जो है और नोर एड्रेनालिन जो है एक दूसरे के उल्टे हैं। नोर आ गया तो वो इसका उल्टा है, नहीं, एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन के काम दोनों की सेम ही है। ठीक है, अब इसका काम क्या वो देख लो। आपातकालीन हार्मोन है ये जो एड्रेनालिन नोर एड्रेनालिन जिसको अपन केटाकोलामाइंस कहते हैं, ये क्या है, आपातकालीन हार्मोन है, युद्ध हार्मोन भी कहते हैं इसको, फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन, युद्ध हार्मोन और फ्लाइट हार्मोन इनको कहा जाता है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी आप इमरजेंसी कंडीशन में आपातकालीन स्थिति में हो, क्योंकि आपातकालीन हार्मोन नाम है इनका, किसी भी आप इमरजेंसी कंडीशन में तो क्या क्या आपके सामने होगा, मान लो आप डर रहे हो। ठीक है, रात है, बिल्कुल रात का अंधेरा है। ठीक है, 2-2:30 बजे हुए हैं, आप अपने कमरे में सो रहे हो, अकेले हो, बिल्कुल अकेले सो रहे हो, कमरे के अंदर आप अकेले हो, सो रहे हो, लाइट आपने ऑफ कर रखी है, और वैसे भी आजकल लाइट जाती पूरी लाइट आती का है, 24 घंटे लाइट आती का है, तो मैं वैसे भी नेचुरली जा ही रखी है लाइट। ठीक है, और आपकी आंख खुलती है एकदम तेजी से। ठीक है, और आपके पास में कोई खड़ा हुआ दिखाई दे। ठीक है, या फिर आपको सामने कोई आपके बोलता हुआ दिखाई दे, आपकी क्या रिएक्शंस होंगे उस टाइम पे। तो आपके सामने क्या, आपको डर लगेगा, बिल्कुल भैया डर तो लगेगा। कमरे के अंदर सोए तो हम अकेले थे, और सामने कोई खड़ा हुआ है, फिर खड़ी हुई हमें दिखाई दे रही है, और कमरा बंद था, तो मतलब दिक्कत वाली बात है। क्या दिक्कत वाली बात है, आपको डर लगेगा। डरोगे तो क्या क्या आपको चेंजेस आएंगे, आपके अंदर बदलाव आएंगे भैया। हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारी जो रोंगटे हैं क्या हो खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। आंखें जो फटी की फटी रह जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और उसके अलावा पसीना तो आएगा ही आएगा, पसीना भी आ जाएगा हमारे। ठीक है, और हार्ट बीट जो है ना वो एकदम फास्ट हो जाएगी, जो हृदय जो संकुचन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, हार्ट बीट एकदम बढ़ जाएगी, सांस तेज तेज आने लग जाएगी। ठीक है, सो रहे हो, उठे एकदम से, अचानक से आंख खुली और आपके सामने कोई स्त्री खड़ी है। ठीक है, स्त्री खड़ी है। ठीक है, तो आपको तो बिल्कुल डर लगेगा भाई उस टाइम पर, बिल्कुल वो कितनी सुंदर हो उस टाइम तो डर ही लगेगा ना। हाँ, तो ये सारी चीजें होंगी। तो वो सारी वो चीजें किसकी वजह से हो रही हैं, इन्हीं चीजों की वजह से हो रही है। कौन, एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, केटाकोलामाइंस। ये क्या है, आपातकालीन हार्मोन है। आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, आप ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय कैसे हो जाते हैं, कुत्ता पीछे पड़ गया तो आप क्या है, एकदम से आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि आपका ये एड्रेनालिन निकलेगा उस टाइम पे, है ना, सक्रियता बढ़ जाती है आपकी। आंखों की पुतलियां का फैलाव हो जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे सामने कोई 2:30 बजे कमरे बंद था, उसके बाद कोई सुंदर लड़की खड़ी है, मतलब गड़बड़ है, तो आंखों की पुतलियां जो फैल जाएंगी, मतलब आंखें फटी की फटी रहना। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और पसीना आएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हृदय संकुचन क्षमता बढ़ जाएगी, और सफंदर बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोजन के विखंडन को प्रेरित करता है। ये जो आपके एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के विखंडन को प्रेरित करते हैं। ग्लाइकोजन जब टूटता है, विखंडन का मतलब टूटेगा, ग्लाइकोजन जब टूटता है तो क्या किसमें टूटता है, वो ग्लूकोज के अंदर टूटता है। ग्लाइकोजन जब टूटता है तो किसमें टूटता है, ग्लूकोज के अंदर टूटता है। और जब ग्लाइकोजन का विखंडन को प्रेरित करेगा तो रक्त में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। अरे ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लाइकोजन जब टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज जब बनेगा तो वो रक्त के अंदर क्या है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई। अधिवर्ग मध्यांश क्या निकालता है, एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, युद्ध हार्मोन इनको कहा जाता है। ठीक, अब बात करेंगे अधिवर्ग वल्कुट की। मध्यांश पढ़ लिया, अब वल्कुट की बात करेंगे। वल्कुट को ध्यान से देखो, वल्कुट के अंदर 3 परतें हैं। अधिवर्ग जो वल्कुट है, जो बाहर वाला हिस्सा है, उसके अंदर 3 परतें हैं। बाहर वाली है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये वाली बाहर वाली परत। ठीक है, बीच वाली है जोना फेसिकुलेटा, और अंदर वाली है जोना रेटिकुलरिस। 3 परतें हैं। इन तीनों परतों की बात करेंगे। तीनों परतें अलग अलग हार्मोन्स निकालती हैं। जो आपका अधिवर्ग वल्कुट है, क्या है, कोर्टिकोइड का सेवन करता है। अब कौन कौन से कोर्टिकोइड हार्मोन निकलते हैं, ध्यान से सुनना। जोना ग्लोमेरुलोसा जो बाहर वाली परत है वो निकालती है मिनरेलोकोर्टिकोइड निकालती है। क्या निकालती है, मिनरेलोकोर्टिकोइड निकालती है। और जो जोना फेसिकुलेटा ये ग्लूकोकोर्टिकोइड निकालती है। और जो जोना रेटिकुलरिस है ये सेक्स कोर्टिकोइड निकालती है। बात करेंगे जो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये मिनरेलोकोर्टिकोइड निकालती है, और वो कौन सा है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन
एल्डोस्टेरोन जो ये कौन सा हार्मोन है, सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये लवण जो होता है, सोल्ट होता है अपने शरीर के अंदर, उसको रिटेन करके रखता है, शरीर के अंदर रखता है, इसको बाहर नहीं निकलने देता। मुख्यतः डीसीटी और सीडी पर कार्य करता है। डीसीटी क्या है, आपका दूरस्थ आपका डिस्टल कॉन्क्रीट ट्यूब्यूल, हिंदी वाला नाम क्या था, दूरस्थ संवलित नलिका, ठीक है, तो भी ठीक है। और सीडी क्या है, संग्रह आपकी नलिका है। ये अपन ने जो आपका उत्सर्जन वाला चैप्टर था उसके अंदर अपने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो उन पर ये कार्य करता है, सोल्ट और जल का क्या कराता है, पुनर्अवशोषण करवाता है। सोल्ट और जो जल है उसको बाहर ज्यादा नहीं निकलने देता, मूत्र के द्वारा बाहर नहीं निकलने देता, शरीर के अंदर क्या करा देता है, उनको अवशोषित करवा लेता है। किसको, सोल्ट और जल को पुनर्अवशोषण करवा लेता है। K+ और PO4 नेगेटिव का क्या करवाता है, उत्सर्जन करवाता है। इन K+ को PO4 नेगेटिव इनको क्या करवाता है, उत्सर्जित करवा देता है, और इनको क्या कर लेता है, पुनर्अवशोषण करवा लेता है। ये बात होगी मिनरलोकोर्टिकोइड की। अब बात करें ग्लूकोकोर्टिकोइड की, इसको ध्यान से सुनना। ग्लूकोकोर्टिकोइड का अंदर एग्जांपल क्या है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का उपापचय करवाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, फैट हो गया और प्रोटीन, इनका क्या करवाएगा, उपापचय करवाता है। मतलब कोर्टिसोल का काम करवाता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का उपापचय करवाता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, इसका मतलब क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, किसमें, कार्बोहाइड्रेट को टूटेगा तो किसमें बनेगा, वो ग्लूकोज बनेगा उससे भाई। अरे कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो क्या बनेगा, उससे ग्लूकोज बनेगा ना। तो कार्बोहाइड्रेट को टूटेगा मतलब क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित कर रहा है, ये ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज का निर्माण को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो जब ग्लूकोज का निर्माण होगा तो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। फैट को भी तोड़ता है, ये उपापचय करवाता है फैट का भी, ठीक है। तो फैट का उपापचय होगा जब लाइपोलाइसिस को प्रेरित करेगा, है ना। लाइपोलाइसिस को प्रेरित करना मतलब लिपिड को तोड़ने वाली जो प्रोसेस होती है, फैट को तोड़ने वाली जो प्रोसेस होती है, उसको क्या कहते हैं, लाइपोलाइसिस, ठीक है। प्रोटीन का उपापचय भी करवाता है, प्रोटीन को तोड़ना मतलब प्रोटियोलाइसिस को प्रेरित करता है। तो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों का कराता है उपापचय करवाता है कौन, कोर्टिसोल, ठीक है, कोर्टिसोल। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करेगा मतलब ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा रक्त के अंदर, ठीक है। और फैट लाइपोलाइसिस को प्रेरित करेगा, प्रोटीन के लिए प्रोटियोलाइसिस को प्रेरित करेगा। उसके अलावा किडनी फंक्शन का काम भी देखता है, है ना। किडनी फंक्शन जो है, किडनी के जो कार्य हैं उनको भी उनका भी नियमन करता है कौन, कोर्टिसोल, उनका भी नियमन करता है। किसका, किडनी के जो फंक्शन है, किडनी के जो कार्य है उनका भी नियमन करता है। आरबीसी का उत्पादन करता है, जो आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका क्या करेगा, उत्पादन करेगा। एंटी एलर्जी होता है, एलर्जी के एंटी होता है, मतलब उसको एलर्जी को रोकता है, ठीक है। मेंटेन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसको मेंटेन करता है। प्रतिरक्षा दमनकारी होता है, और जो आपके इम्यून सिस्टम जो है उसको रोकता है, दमनकारी है ना, उसको सप्रेस करता है। अब इसको अपन पढ़ लेते हैं एक बार, एक मिनट दीजिए बस, हाँ हो गया, चलो अभी अधिवर्ग ग्रंथि को पढ़ लेते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक वर्ग के अग्र भाग में स्थित होती है एक जोड़ी अधिवर्ग ग्रंथि होती है, बता दिया मैंने आपको। ग्रंथि दो प्रकार के ऊतक से निर्मित होते हैं। ग्रंथि के बीच में स्थित अधिवर्ग मध्यांश होता है और बाहर की तरफ अधिवर्ग वल्कुट होता है। अधिवर्ग मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन भी कहते हैं इसको, एड्रेनलिन को इपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, और नोर एड्रेनलिन या फिर नोर इपिनेफ्रिन। इन्हें सम्मिलित रूप में केटाकोलोमाइंस कहते हैं, ठीक है। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन किसी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में निकलते हैं, ये अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण से आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन सक्रियता, तेजी, आंखों की पुतलियों का फैलाव, ठीक है, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन और हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ा देते हैं। केटाकोलोमाइन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। ग्लाइकोजन के विखंडन मतलब ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। बता चुका हूं आपको, ये है ना, देखो यहां पर बताया था मैंने आपको, एक मिनट दीजिए मुझे, यहां पर बताया था, देखो ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। अधिवर्ग वल्कुट को तीन परतों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। जोना रेटिकुलरिस ये आंतरिक परत है अंदर वाली, जोना फेसिकुलेटा ये मध्य परत है, जोना ग्लूमेरुलस ये बाहरी परत है। अधिवर्ग वल्कुट कई हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से कोर्टिकोइड हार्मोन कहते हैं। कोर्टिकोइड या फिर कोर्टिकोइड कहा जाता है ना, स्टीरोइड कहते हैं या फिर कोर्टिकोइड कहते हैं। जो कोर्टिकोस्टीरोइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं उनको ग्लूकोकोर्टिकोइड कहते हैं, बता दिया मैंने आपको ना। हमारे शरीर में कोर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकोर्टिकोइड है। जल और विद्युत अपघटनों का संतुलन करने वाले कोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड कहा जाता है। दोनों को पढ़ा चुका हूं बढ़िया से। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन मुख्य रूप से क्या है, मिनरलोकोर्टिकोइड है, बता दिया मैंने आपको ना। ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लाइकोजन संश्लेषण मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस को कहते हैं, आपका ग्लाइकोजन संश्लेषण, ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन का बनना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को किसको कहेंगे, ग्लूकोज का बनना। वसा अपघटन, ठीक है, वसा को तोड़ना, और
प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं, ठीक है, तथा अमाइनो अम्ल के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं। कोर्टिसोल हृदय संवहनी तंत्र, जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसको रख रखाव करते हैं, उसका, ठीक है, मेंटेन करते हैं ना। वृक्क की क्रियाओं को भी संलग्न होता है ना, आपके जो वृक्क मतलब किडनी के फंक्शन को भी देखता है, बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एवं विशेष रूप से कोर्टिसोल प्रतिशोध क्रियाओं को प्रेरित करता है ना। कोर्टिसोल जो और क्या काम करता है, प्रतिशोध मतलब जो आपकी एंटी इंफ्लामेटरी है ना, एलर्जी में आपको एंटी एलर्जी क्या है, एंटी इंफ्लामेटरी, जो शोथ के एंटी हो, ठीक है, इन्फ्लामेशन के एंटी हो, उन क्रियाओं को भी प्रेरित करता है, तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है। जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी क्रिया को क्या करता है, अवरोधित करता है। यहां पर मैंने देखो लिखवाया है प्रतिरक्षा दमनकारी है ना, तो वही मतलब हो गया इसका, शॉर्ट में लिखवाने के लिए है ना। कोर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन करता है, बता दिया मैंने आपको। आरबीसी का फॉर्मेशन देखो, ये देखो आरबीसी उत्पादन। चलो, एल्डोस्टेरोन मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है और Na+ एवं जल के पुनर्अवशोषण तथा K+ एवं फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। ये वाली बात देखो यहां पर लिखवाई है मैंने, ये देखो सोल्ट और जल का पुनर्अवशोषण, सोल्ट क्या है Na+ में आ जाएगा और K+ और PO4 नेगेटिव क्या करेगा, उत्सर्जन करवाएगा, बता दिया मैंने आपको। इस प्रकार एल्डोस्टेरोन विद्युत अपघटनों, शरीर द्रव्य के आयतन, प्रासरणीय दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक होता है। इसको अपन एड्रेनल वाली बात अपन एल्डोस्टेरोन वाली बात कहां पढ़ चुके अपन, अपना जो उत्सर्जन वाला चैप्टर उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं। एड्रिनल वल्कुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी स्राव होता है, जो ये वाली बात यहां पर रह गई, ये वाली बात बता देता हूं। जो ना जो आपकी रेटिकुलरिस होती है वो सेक्स कोर्टिकोइड निकालती है। सेक्स कोर्टिकोइड क्या होते हैं, आपके एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकालते हैं। अब आपको ये लगता होगा कि जो मेल है जो नर है उसके अंदर सिर्फ एंड्रोजन हार्मोन निकलता होगा और फीमेल जो उसके अंदर सिर्फ एस्ट्रोजन निकलता होगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? मेल के अंदर दोनों हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है, ठीक है, फीमेल वाला भी होता है, मेल वाला भी होता है। ऐसे ही फीमेल के अंदर मेल के हार्मोन भी होते हैं और फीमेल के हार्मोन तो होते ही हैं। ये ऐसा कैसे? मैं कह रहा हूं कि जो मुख्य स्रोत जो है इन हार्मोन्स का, वो क्या है, टेस्टिस और ओवरी है। टेस्टिस क्या बनाएगा, एंड्रोजन बनाएगा, और ओवरी क्या बनाएगी, एस्ट्रोजन बनाएगी। ये तो क्या होंगे, मुख्य स्रोत हो गए। लेकिन यहां पर क्या है, जो जोना रेटिकुलरिस जो है आपका अधिवर्क जो वल्कुट है, एड्रिनल जो ग्लैंड है, वो तो दोनों के अंदर है, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी है। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये सेक्स कोर्टिकोइड बनाती है, एंड्रोजन भी बनाती है और एस्ट्रोजन भी बनाती है, ठीक है। तो ये जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन जो है मेल के अंदर भी होते हैं, फीमेल के अंदर भी होते हैं। कौन से वाले? क्योंकि आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि है वो बना रही है, ठीक है। अब कुछ लड़कों को आपने ऐसा देखा होगा जिनके अंदर अगर एस्ट्रोजन की मात्रा अगर बढ़ गई तो उनके अंदर थोड़े से लड़की वाले कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही लड़कियों की बात करूं तो अगर उनके अंदर ये एंड्रोजन की मात्रा अगर बढ़ गई तो उनके अंदर थोड़ा लड़कों वाले गुण आ जाते हैं। जैसे किसी के यहां पर आपने बियर्ड में बाल देखे होंगे, हल्के हल्के मूंछ आ रही है, और उसके अलावा क्या होते हैं, आवाज में भारीपन, ठीक है। कोई लड़कियों का आपने देखा होगा बहुत सारी भारी आवाज होती है उनकी, तो ये यहाँ पर ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो है उसने एंड्रोजन ज्यादा निकाल दी है, ठीक है। समझ में आ गई बातें? चलो अब इसको यहां पर पढ़ लेते हैं अपन। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी स्राव होता है जो यौवनारंभ के समय अक्षीय रोम, जघन रोम, ठीक है, आपके ये सारी चीजें देखते हैं ना, आपके प्यूबिक हेयर्स हो गए, ठीक है, ये सारी, और प्यूबर्टी के टाइम पे तो निकलते हैं, है ना। तो ये इनको कौन देखता है, अब ये जो एंड्रोजन ये निकल रहे हैं ना। तथा मुख आनन रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करते हैं। एड्रिनल वल्कुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्रवण के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर एड्रिनल वल्कुट द्वारा हार्मोन जो है उसका हार्मोन जो कम निकल रहा है ना, अल्प स्राव हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो उपापचय है उस पर भारी प्रभाव पड़ेगा ना, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है, और तथा एडिशन रोग कहते हैं, इसको कहते हैं एडिशन रोग। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अधिवर्ग वल्कुट के हार्मोन की कमी, अगर अधिवर्ग वल्कुट जो है उसकी हार्मोन की कमी होगी तो एडिशन रोग हो जाएगा, एडिशन डिजीज हो जाएगी। ये वाली बात आपको याद रखनी है,
ठीक बात है। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर अत्यंत दुर्बलता आ जाती है और थकावट महसूस होती है एडिशन डिजीज के अंदर, है ना, एडिशन रोग के अंदर। और ये होता कब है, अधिवर्क वलकुट के हार्मोन की कमी होगी तभी होगा। इसको मैं नोट्स में भी ऐड कर दूंगा कि नोट्स आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए। यहां मैं ऐड कर देता हूं उसको। अधिवर्क वलकुट के हार्मोन की कमी के कारण एडिशन रोग। ठीक है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, चलो फिर बात करेंगे अपन पेंक्रियाज की बात करेंगे, अग्नाशय की बात करेंगे। आ जाओ पेंक्रियाज अग्नाशय के बारे में। पहले लेक्चर के अंदर बता दिया मैंने आपको कि ये संयुक्त ग्रंथि होती है। पेंक्रियाज क्या होता है, संयुक्त ग्रंथि होती है, मतलब इसके अंदर दोनों गुना बहिस्रावी ग्रंथि भी है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। बहिस्रावी ग्रंथि 98 से 99% जो भाग है इसका पेंक्रियाज का वो क्या, बहिस्रावी ग्रंथि ही है। अंतःस्रावी ग्रंथि कितनी है, 1 से 2% जो भाग है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि के जो उत्तक है वो क्या कहते हैं, अपन एसिनी कहते हैं। और ये जो एसिनी जो उत्तक है ये क्या निकालते हैं, एंजाइम्स निकालते हैं। अपन को इससे मतलब नहीं है, अपन को मतलब है अंतःस्रावी ग्रंथि से, क्योंकि अपन अंतःस्रावी ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि 1 से 2% होती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो उत्तक होते हैं उनको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन या फिर लैंगरहैन के द्वीप इनको कहा जाता है। ठीक है, ये कितने होते हैं, 1 से 2 मिलियन होते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन कितने होते हैं, 1 से 2 मिलियन होते हैं, 10 से 20 लाख होते हैं। अब इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन जो टिश्यूज है इनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या निकालती हैं, ग्लूकोगन हार्मोन निकालती हैं। बीटा सेल क्या निकालती है, इंसुलिन निकालती हैं। और डेल्टा सेल क्या निकालते हैं, सोमेटोस्टेटिन निकालते हैं। अब इनकी बात करेंगे, ग्लूकोगन का क्या काम है, इंसुलिन का क्या काम है। आ जाओ, ग्लूकोगन जो हार्मोन है वो क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज बढ़ा देता है। ठीक है, ग्लूकोगन हार्मोन क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है। ठीक है, और ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। अब रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा रहा है तो क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। और ये क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। ठीक है, तोड़ेगा और ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनवाएगा। अब ये ग्लूकोज बना है, ये कहां जाएगा, रक्त में जाएगा। तो रक्त के अंदर ऑलरेडी क्या बढ़ जाएगा, रक्त में ग्लूकोज बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। इंसुलिन जो है वो क्या करता है, इंसुलिन जो रक्त में ग्लूकोज की कमी करवाता है। रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो उसको कम करवाएगा कौन, इंसुलिन करवाएगा। ग्लूकोगन बढ़ाता है, इंसुलिन कम कराता है। ठीक है, ये क्या हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये कैसा था, हाइपर था, ये हाइपो था। हाइपो क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज की मात्रा कम करवा रहा है। ठीक है, और ये किसको प्रमोट करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है ना। देखो वापस सुनो, ग्लूकोगन क्या कर रहा था, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित कर रहा था। और इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है। फर्क क्या दोनों में, जीनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब यहां पर ग्लाइकोजन जो है वो टूटेगा, और टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में टूटेगा। यहां पर क्या हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस कर जेनेसिस का मतलब कुछ का निर्माण होना। निर्माण किसका हो रहा है, ग्लाइकोजन का निर्माण करवाना। ग्लाइकोजन का निर्माण कैसे होगा, ग्लूकोज से क्या बनवाएगा, ग्लाइकोजन बनवाएगा, ग्लाइकोजन बनवाएगा। अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा इसको, एक ट्रिक से समझ में आएगा। सोमेटोस्टेटिन जो है वो क्या काम करता है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन दोनों का ही निरोधी है। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन क्या है, जो कौन बनाता है, सोमेटोस्टेटिन को डेल्टा सेल बनाती हैं। और ये इंसुलिन और ग्लूकोगन दोनों का ही क्या निरोधी है। अब यहां पर इससे आपको याद रहेगा, ये ग्लाइकोजन है। ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलेगा, ग्लूकोगन। ठीक है, जो ग्लूकोगन हार्मोन है वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक बात है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदल रहा है, ग्लूकोगन बदल रहा है। इसलिए क्या कह सकते हैं अपन, ग्लूकोगन को क्या कह सकते हैं कि ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, क्योंकि ग्लूकोज बनवा रहा है। ठीक है, ये ग्लूकोजेनेसिस कर रहा है, ग्लूकोजेनेसिस कर रहा है। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या है, ग्लूकोजेनेसिस मतलब निर्माण करना, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है, इसलिए ग्लूकोजेनेसिस कह दिया। ठीक है, और एक ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा रहा है। लाइसिस मतलब तोड़ना। ठीक है, ग्लाइकोजन का लाइसिस करवा रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कह दिया। वापस सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदल रहा है, ग्लूकोगन बदल रहा है। अब यहां पर से अपन को 3 पॉइंट पता लग सकते हैं इसी चीज से, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ रहा है, इसी को इससे अपन को 3 पॉइंट पता लग सकते हैं कि ये ग्लूकोज बनवा रहा है, मतलब क्या, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। पहला पता ये हो गया। दूसरा क्या है, ये ग्लूकोज बनवा रहा है, मतलब क्या है, ग्लूकोजेनेसिस करवा रहा है ना, ग्लूकोज का निर्माण करवा रहा है। तीसरा, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, इसलिए क्या कह सकते हैं इसको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा रहा है। ठीक है, चलो अब इंसुलिन की बात कर लेते हैं। इंसुलिन क्या कर रहा है, देखो तीर के निशान देखो, ग्लूकोज से
ग्लाइकोजन बनवा रहा है। इंसुलिन उल्टा काम कर रहा है इससे, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवा रहा है। अब अपन इससे क्या निकाल सकते हैं कि इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है, मतलब ग्लूकोज की कमी करवा रहा है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। और ये ग्लाइकोजन बनवा रहा है, इसलिए क्या है कि ग्लाइकोजेनेसिस करवा रहा है ना, जेनेसिस मतलब निर्माण करा है किसका, ग्लाइकोजन का, तो ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपको इस पॉइंट से याद रह जाएंगे। इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, इंसुलिन की अगर कमी होगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। इंसुलिन क्या करवाता है, ग्लूकोज के रक्त के अंदर ग्लूकोज की कमी करवाता है। अगर इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, मूत्र में ग्लूकोज आने लग जाता है ना, मूत्र के अंदर क्या आने लग जाता है, ग्लूकोज आने लग जाता है, कीटोन काय बनने लग जाते हैं। और ट्रीटमेंट क्या है इसका, इंसुलिन थेरेपी करवाओ भाई, इंसुलिन की कमी हुई है तो इंसुलिन बढ़ाओ शरीर के अंदर, वैसे ये ट्रीटमेंट है इसका। दो प्रकार के अपने डायबिटीज पढ़ लिए इस चैप्टर के अंदर। एक पढ़ा है अपने डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, मूत्र के अंदर अधिक पानी निकलने लग जाए, मूत्र के अंदर अधिक पानी निकलने लग जाए, क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और मूत्र के अंदर अगर ग्लूकोज निकलने लग जाए तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, ठीक है। चलो इसके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि पता है अपन को, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस या फिर लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होते हैं। साधारण मनुष्य में अग्नाशय लगभग 10 से 20 लाख बता दिया मैंने, आप लैंगरहैंस होते हैं। अग्नाशय ऊतकों का 1 से 2% होता है, ये भी मैंने बता दिया। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीपों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिका होती है, मुख्य रूप से 2 होती है लेकिन होते वैसे 3 है, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं, डेल्टा कोशिकाएं होती है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोगन और बीटा कोशिकाएं क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती हैं, ठीक है। ग्लूकोगन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, जो सामान्य रक्त शर्करा मतलब रक्त के अंदर जो ग्लूकोज है उसका स्तर बढ़ा देती है। ग्लूकोगन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य करती है। कहां पर काम करती है, यकृत कोशिकाओं पर काम करती है। ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करती है, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, बता दिया मैंने आपको ना। इसके अतिरिक्त पेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करती है, जिससे कि हाइपरग्लाइसेमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकोगन कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को कम करती है। कोई कोशिका अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा ले रही है तो उसको भी कम कर देती है ग्लूकोजन। तो कोई कोशिका जो है ग्लूकोज को काम में भी नहीं ले सकती, तो ग्लूकोज बढ़ेगा कहां पे, रक्त में बढ़ेगा, तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है ये, है ना। अतः ग्लूकोगन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ा देता है ना। और जो इंसुलिन क्या काम करता है, जो अपनी कोशिकाएं उनको कहेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज तुम काम में लो, और जब कोशिकाएं ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज काम में लेंगी तो रक्त से ग्लूकोज क्या है, कम होने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा रक्त शर्करा का स्तर जो है वो कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाएं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया होती है, बता दिया मैंने आपको। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकोगन दोनों यही करते हैं। ग्लूकोज का मेंटेन कौन करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोगन। अगर इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और अगर ग्लूकोगन की कमी होगी तो आप ग्लूकोज घट जाएगा, ठीक है। चलो, लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसेमिया अति ग्लूकोज रक्तता और होने पर डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है, जिसको अपन मधुमेह कहते हैं, ठीक है। बीमारी हो जाती है जो मूत्र में के साथ शर्करा का ह्रास हो जाता है, मतलब ग्लूकोज निकलने लगता है मूत्र में, है ना। हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज बनने लग जाती हैं, कीटोन काय हिंदी में कहते हैं इसको, यहाँ पर कीटोन बॉडी लिख दी, कुछ जगह कीटोन काय लिखते हैं ना। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। वर्षण के बारे में अपन कहाँ पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मानव जनन के अंदर पढ़ चुके हैं वर्षण को डिटेल में। थोड़ा सा यहाँ इसके ऊपर से रीडिंग मार लेते हैं। नर में उदर गुहा पेड़ू में के बाहर क्या होती है, आपकी वर्ण कोश होती है, पता है। इसके अंदर क्या होते हैं, एक जोड़ी वर्ण स्थित होते हैं, बताइए। वर्ण प्राथमिक लैंगिक होते हैं, अंग होते हैं, बता दिया मैंने आपको। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी ये कार्य करते हैं। ये जो वर्ण होते हैं ये भी क्या संयुक्त ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। वर्ण शुक्रजनक नलिका और भ्रण एवं या अंतराली कोशिका का बना होता है। लेडिक कोशिकाएं या फिर अंतराली कोशिकाएं अंतरनलिकीय स्थानों में उपस्थित होती हैं। एंड्रोजन या फिर नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रमुख हार्मोन का स्राव करती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, लेडी कोशिका निकालती है, टेस्टोस्टेरोन आपका जो एंड्रोजन है उसको निकालती हैं। ये उस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं मानव जनन के अंदर। एंड्रोजन नर के सहायक जनन अंग जैसे कि इपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरेथ्रा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करते हैं। ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि, क्रोधात्मक निम्न स्वरमान या आवाज इत्यादि को उत्तेजित करते हैं। मतलब आपकी जो जितने भी चेंज आते हैं शरीर के अंदर वो सारे कौन करते हैं, ये एंड्रोजन ही करता है, ठीक है आपका। और आवाज के अंदर भारीपन, ये सारी बातें, ठीक है। और शरीर पर जो बालों की वृद्धि है उसको सारे कौन देखता है, यही देखता है।
एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है और लैंगिक व्यवहार लिबिडो को प्रभावित करता है। जो एंड्रोजन जो हार्मोन है ना, जो वो किस पर कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र पर भी कार्य करता है, और किसको, लिबिडो, लिबिडो को किसको कहते हैं, सेक्स डिजायर को कहते हैं ना, हाँ, तो सेक्स करने की इच्छा को कहते हैं ना, तो उसको भी ये नियंत्रित करता है ना। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचयी प्रभाव भी डालते हैं, ठीक है। ये जो आपका हार्मोन है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, उसका मेटाबॉलिज्म को भी उसका मेटाबॉलिज्म करने में भी उसका प्रभाव, इफेक्ट दिखाते हैं अपना, ठीक है। अंडाशय की बात करें, अंडाशय का बारे में आपको पता ही है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। मादाओं के उदर में अंडाशय का एक युग्म होता है, पता आपको, एक जोड़ा होता है। युग्म किसको होता है, जोड़े को। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है, प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन का समूह निकालते हैं, जिसको अपन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अंडाशय अंडपूटक और भ्रूण ऊतक का बना हुआ होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण या एवं स्राव प्रमुख रूप से प्रवर्धित हो रहे अंडाशय पुटिका द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका कॉर्पस ल्यूटेम में बदल जाती है, और कॉर्पस ल्यूटेम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है, ठीक है, जो मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ये अपन पढ़ चुके हैं, वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशय पुटिकाओं का परिवर्धन, द्वितीयक लैंगिक अंग लक्षणों का प्रकटन करते हैं, जैसे ऊंची आवाज, तीखी आवाज होती है ना लड़कियों की, है ना। स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनका, स्तन ग्रंथियां जो उनका परिवर्धन, उनका मैच्योरेशन, उनकी साइज बढ़ना, ठीक है, इत्यादि अनेक क्रियाएं होती हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक भी है। स्त्रियों का जो लैंगिक व्यवहार है वो कैसा होगा, उसके लिए भी एस्ट्रोजन जो जिम्मेदार है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन डिपेंड करेगा कि हर स्त्री के अंदर अलग अलग प्रकार में, अलग अलग मात्रा में एस्ट्रोजन होता है, तो अलग अलग प्रकार से हर स्त्री का अलग अलग क्या होगा, लैंगिक व्यवहार होगा। प्रोजेस्टेरोन प्रसवता में सहायक होते हैं। प्रसव के अंदर के जो आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें कौन सहायक होते हैं, प्रोजेस्टेरोन। ये मैंने आपको बता दिया था, P4 प्रोजेस्टेरोन, P4 सहायक होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह कूपिकाओं के निर्माण और दुग्ध स्राव में सहायता करता है। यहां पर अपना ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, और लास्ट पार्ट को करते हैं, आ जाओ। हृदय, वृक्क और जठर आंतरीय पथ के हार्मोन, ये भी हार्मोन निकालते हैं जी, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां तो हार्मोन निकालती हैं, उसके अलावा ये कुछ आपके अंग हैं जो ये भी क्या है, हार्मोन निकालते हैं। इनके बारे में बात कर लेते हैं। हृदय से कौन सा हार्मोन निकलता है, हृदय की आलिंद की जो दीवार है ना, हृदय के अंदर जो आलिंद की जो दीवार है, वहां से एक फैक्टर निकलता है, अट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसको शॉर्ट में एनएफ कहते हैं। ये काम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक है। किडनी से क्या निकलता है, किडनी के अंदर एक कोशिकाएं होती हैं, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जिनको जेजी सेल्स कहते हैं शॉर्ट में, और ये एर्थ्रोपोएटिन हार्मोन निकालती है ना। ये एर्थ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करता है, इर्थ्रोपोइसिस करवाता है। इर्थ्रोपोइसिस क्या है, आरबीसी के निर्माण को क्या कहते हैं, एर्थ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी के निर्माण की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, इर्थ्रोपोइसिस कहा जाता है, और ये उसको करवाता है ना, ये ध्यान में रखना आपको। जठर आंतरिक जो पथ है उसके भी कुछ हार्मोन, ध्यान से देखो। गेस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, गेस्ट्रिन एचसीएल और पेप्सिनोजन के श्रवण को प्रेरित करता है। एचसीएल और पेप्सिनोजन के श्रवण को प्रेरित करता है, याद होना चाहिए आपको। सिक्रेटिन क्या करता है, बहिस्रावी, जो आपका पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर दो भाग हैं, बहिस्रावी और अंतःस्रावी, तो बहिस्रावी जो पेंक्रियाज है उस पर कार्य करेगा कौन, सिक्रेटिन करेगा, और क्या काम करवाएगा उससे, H2 और HCO3 नेगेटिव के श्रवण को प्रेरित करता है। सीसे की सीसी के अभी फुल फॉर्म बताऊंगा। पेंक्रियाज और गाल ब्लैडर पर कार्य करता है ये, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के श्रवण को प्रेरित करता है। जीआईपी, ठीक है, जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। अब यहां पर इनको अपन पढ़ लेते हैं। जब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे, यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी हो सकता है, होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। उदाहरण के लिए हृदय की आलिंद भित्ति की दीवार पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, जिसको अपन एट्रियल नाट्रियूरेटिक कारक कहते हैं, या फिर फैक्टर कहते हैं, जिसको शॉर्ट में अपन एएनएफ कहते हैं। यह रक्त दाब को कम करता है। जब रक्त दाब बढ़ जाता है, एएनएफ के स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त वाहिकाएं विस्फारित हो जाती हैं तथा रक्त दाब कम हो जाता है, बता दिया मैंने आपको, चलो। और इसको अपन डिटेल में कहां कर चुके हैं, ब्लड वाले चैप्टर के अंदर कर भी चुके हैं। वृक्क की जुक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं, जो रक्ताणु उत्पत्ति आरबीसी का निर्माण करती हैं और उसको प्रेरित करती है। जठर आंतरीय पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं चार मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं, जैसे गेस्ट्रिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, और ये सीसी के मैंने आपको बताया, इसको इसका नाम क्या है, कोलिसिटोकाइनिन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में सीसी के काम है, ठीक है। और जठर अवरोधी पेप्टाइड, ठीक है, जिसको इंग्लिश शॉर्ट में जीआईपी कहेंगे, है ना, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। गेस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य करके हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl और पेप्सिनोजन का स्राव को प्रेरित करेगा। सिक्रेटिन जो है बहिस्रावी जो आपका अग्नाशय उस पर काम करेगा और जल और कार्बोनेट आयन की स्राव को प्रेरित करेगा। और उसके अलावा
जो आपका सीसी के है कोलिसिटोकाइनिन, ठीक है, ये क्या करेगा, अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य करके क्रमशः अग्नाशय एंजाइम और पित्तरस के स्राव को प्रेरित करेगा। जीआईपी जो है आपका गैस्ट्रिक इनहिबिटरी इनहिबिशन प्रोटीन या फिर पेप्टाइड, ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा उसकी गति जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करेगा। अनेक अन्य ऊतक भी हैं जो अंतःस्रावी नहीं है, कई हार्मोन का स्राव करते हैं लेकिन हार्मोन बनाते हैं जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत पुनर्जनन के लिए आवश्यक होते हैं। बहुत सारे अलग और ऊतक भी हैं और भी टिश्यूज हैं जो अंतःस्रावी नहीं है लेकिन फिर भी वो हार्मोन बनाते हैं, और हार्मोन वो किस काम आते हैं, शरीर के अंदर कहीं भी कोई टिश्यू में टूट फूट हो गई तो उसको उसकी मरम्मत के लिए और उसका पुनर्जनन के लिए वो आवश्यक होते हैं। अब एक चीज और पढ़ेंगे अपन, एक बात बता दूं क्या आपको, एक बात बताऊं, एक चीज लिखता हूं ना, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है यार आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, ध्यान से देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये कुछ नाम लिख रहा हूं मैं, आप में से कोई है तो बताना मेरे को ना, स्किप मत करना, इसको ध्यान से सुनना ना। ठीक है, देख लिया, सर्च कर लेना है ना। चलो, क्या मतलब है इसका भाई, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से हैं, इंसुलिन है, ग्लूकोगन है, पिट्यूटरी हार्मोन है और हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन है सारे मैंने आपको बता दिए, हाइपोथैलेमस के कौन कौन से हार्मोन है मैंने आपको बता दिए। तो ये सारे क्या है आपके पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन है। अब इनको याद रखने के लिए ये ट्रिक है, ठीक है, फालतू बातें नहीं थी, ट्रिक है। पूनम पूजा प्रीति इंस्टाग्राम पर है, ठीक है, आ जाओ दिखाता हूँ। ये पूनम है, ये पूजा है, ये प्रीति है, पी पेप्टाइड, पूजा का पी पॉलीपेप्टाइड, प्रीति का पी प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। और आई का मतलब, इंस्टा का मतलब आई इंसुलिन, ग्राम का मतलब ग्लूकोगन, पर मतलब पिट्यूटरी हार्मोन, है मतलब आपका हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो इससे आपको याद रहेगा कि इंसुलिन, ग्लूकोगन और पिट्यूटरी हार्मोन और हाइपोथैलेमिक हार्मोन क्या है, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन है। तो पूनम पूजा प्रीति क्या है, इंस्टाग्राम पर है। चलो, स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से हैं, स्टेरॉइड कौन कौन से हैं, तो कोर्टिसोल, एस्ट्राडाइओल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब इनमें आपको एक कॉमन चीज आपको मिल सकती है, केमिस्ट्री के थोड़े से वर्ड आ रहे हैं ना, केमिस्ट्री के वर्ड आ रहे हैं, देखो ओल, डाइओल, ओन, तो कीटोन वाला ओन है ना, ये देखो ओन है ना, तो ऐसे कैसे केमिस्ट्री के अंदर देखने में। तो ये सारी क्या है, स्टेरॉइड्स है ना, स्टेरॉइड है ना, केमिकल से रिलेटेड है, स्टेरॉइड है ना। आइडोथायरोनिन, ठीक है, ये थायराइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन, ठीक है, थायरोनिन नाम नहीं आ रहा तो आप समझ जाओगे थायराइड का हार्मोन है, ठीक है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा है, एड्रेनलिन, आपको याद होना चाहिए। फेट सोल्यूबल हार्मोन कौन सा है, जितने भी लिपिड हार्मोन वो फेट सोल्यूबल हार्मोन है, ठीक है। अब आप बात करेंगे अपन किसकी, अपन आ जाते हैं लास्ट भाग के अंदर, और यहां पर अपन बात करेंगे किसकी कार्य की बात कर रहे हैं अपन, हार्मोन क्रिया की क्रिया विधि, है ना। ये हार्मोन काम कैसे करते हैं अपन को बस वो देखना है, फिर अपन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना भाई, मैं कह रहा हूं दो प्रकार के हार्मोन हो सकते हैं, कैसे कैसे, एक तो प्रोटीन वाले हार्मोन है, एक लिपिड वाले हार्मोन है। प्रोटीन वाले हार्मोन जो है वो फैट के अंदर, ठीक है, लिपिड के अंदर, लिपिड के अंदर क्या होते हैं, वो फैट के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं ना, घुलते नहीं है फैट के अंदर, है ना, ठीक बात है। और मैं वही बात करूं, लिपिड वाले होते हैं वो तो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, और लिपिड वाले हार्मोन क्या होते हैं, फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं लिपिड हार्मोन तो, लेकिन प्रोटीन वाले नहीं होते, प्रोटीन वाले हार्मोन नहीं होते। तो प्रोटीन वाले हार्मोन सोल्यूबल नहीं होते। मैं कह रहा हूं कि ये एक हार्मोन है, ये क्या है, एक हार्मोन है, और ये हार्मोन कैसा है, ये प्रोटीन वाला हार्मोन है। कैसा है, ये प्रोटीन वाला हार्मोन है, लिख भी देता हूं यहां पर, ये देखो प्रोटीन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये, प्रोटीन हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन का मतलब ये क्या है, इस सेल मेम्ब्रेन, इस कोशिका के अंदर नहीं जा सकता। भैया क्यों नहीं जा सकता, आप सबको पता होना चाहिए कि कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है ना, कोई भी कोशिका, उसकी कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई होती है, लिपिड की बाइलेयर से बनी हुई होती है। देखो यहां पर, ये देखो एक लेयर ये है, एक परत ये लिपिड की, और दूसरी लेयर ये है, तो लिपिड की बाइलेयर से बनी हुई होती है। और प्रोटीन वाले हार्मोन घुलनशील नहीं होते फैट के अंदर, तो ये लिपिड से अंदर नहीं जा सकते, इस कोशिका झिल्ली से अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इन हार्मोन को अपना काम तो करना है भाई,
अब ये प्रोटीन के हार्मोन है तो ये अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इनको काम तो करना है। काम कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, इनके लिए अलग सिस्टम है। जब ये हार्मोन इस कोशिका के पास में आएगा, इस कोशिका पर क्या लगा हुआ, ग्राही लगा हुआ है, रिसेप्टर लगा हुआ है, डाकिया बैठा है यहां पे, ठीक है, ये ग्राही है। जैसे ये हार्मोन आएगा, इस डाकिए को अपना मैसेज देगा, ठीक है, इस ग्राही को अपना क्या दे देगा, इस रिसेप्टर को अपना मैसेज दे देगा। ये रिसेप्टर जो है, ये हार्मोन तो अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ये ग्राही जो है ये तो अंदर जा ही सकता है ना, डाकिया तो अंदर जा ही सकता है, ठीक है। अरे भाई एक बात सुनो, किसी बड़े नेता के पास में आपको कोई आपको मैसेज बात करनी है, उससे कैसे करते हो, पहले उसके जो आपके असिस्टेंट है उनसे बात करनी पड़ती है ना, फिर असिस्टेंट को आप मैसेज दोगे, फिर वो असिस्टेंट पहुंचाएगा वहां तक बातें, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। तो सेम वही केस है कि ये हार्मोन डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता, इसलिए क्या यहाँ पर ग्राही है, इस ग्राही को अपना मैसेज दिया, यहाँ पर क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी और दूसरे संदेशक की उत्पत्ति होगी, ठीक है, और उसके बाद में जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होगी और सारी जो भी इसको बदलाव करना था उस हार्मोन को, वो बदलाव यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोटीन के हार्मोन की जो है कार्य करने का तरीका होता है। अब बात करें अपन लिपिड वाले हार्मोन की बात करते हैं, या फिर स्टेरॉइड जो हार्मोन है उनकी बात करेंगे। ये क्या होते हैं, हार्मोन घुलनशील होते हैं, ये है ना, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन आएगा और कहां जाएगा, डायरेक्ट इसको क्रॉस करते हुए, इस झिल्ली को क्रॉस करते हुए, इसको कोई मतलब नहीं है, इस झिल्ली के अंदर घुलनशील है, ये क्रॉस करते हुए जाएगा और यहां पर क्या बनाएगा, हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स बनाएगा और अपना कार्य करेगा, डायरेक्ट कोशिका के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये डायरेक्ट अंदर कोशिका के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये प्रोटीन वाले हार्मोन है ना बेचारे, ये कोशिका के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हार्मोन यहां पर अटक जाएगा। ये लास्ट वाला भाग जो क्रिया विधि वाला, ये आपको रीड करना है, बाकी मैंने आपको उसमें चीजें सारी बता दी हैं और यहां पर अपना चैप्टर जो समाप्त होता है। चैप्टर समझ में आया, एक मिनट दीजिए मुझे, ये यार सारा सिस्टम खराब कर देती है। चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।